जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है। काहे? इसी को तो इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया एक तरह की जिद है बेटा। था तो ये फ्रूट्स बड़े आराम से लटके हुए थे और ये इनर्शिया की तो ये कहां चला गया? आगे की तरफ। अगर यहाँ पर सुंदर सी कन्या होती तो ये उसके ऊपर गिर जाती, इनको मजा आ जाता और कन्या थप्पड़ मार के चली जाती। ठीक है, इतनी भारी ट्रेन खड़ी है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन चलती हुई ट्रेन हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। अरे ट्रेन छोड़, एक साइकिल भी चलती हुई आकर तुमसे टकरा गई ना तो तुम्हें गिरा दूंगी। ऐसा कर गया। तो कलुआ बड़े टाइम से लपकना चाहता था पिंकी को, लेकिन आज किस्मत ने उसको मिला दिया, पत्थर आ गया और पत्थर की वजह से वो सीधा किसके ऊपर गिरा? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूँ। बहुत सारी स्लाइडें हैं, बहुत बड़ी जर्नी है। अगर आप साथ देंगे तो ये जर्नी हमारी जरूर कंप्लीट होगी। और आज की इस क्लास में आप लोग जब क्लास कंप्लीट कर लोगे तो आप कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे, आपका दिल गदगद हो जाएगा कि सर क्या दे दिया सर आपने। अरे तुम्हारे लिए लाए हैं, कुछ तो देकर जाएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरी क्लास तक बने रहना, जब तक क्लास फिनिश ना हो जाए तब तक हटना मत, हार मत मानना। आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आइए स्टार्ट मोशन की जर्नी। इसमें सबसे पहला जो शब्द हमको स्टडी करना है, वर्ड स्टडी करना है, उसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बेटा? इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, खड़ी है, तो वो खड़े रहना चाहती है, चल रही है तो चलते रहना चाहती है, जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है। काहे? इसी को तो इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया एक तरह की जिद है बेटा। क्या है? जिद। जैसे मैं कहीं पर खड़ा हूं, किसी ने बोला भाई साहब साइड देना, नहीं हट रहा, जा कर ले हो। क्यों नहीं हट रहा? मेरी मर्जी। अच्छा, तेरी मर्जी तो नहीं हटेगा, तो इसको इनर्शिया कहेंगे? हाँ इनर्शिया कहेंगे। तो ये तो इनर्शिया होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, खड़ी है तो खड़ी रहेगी। इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को बेटा हमने नाम दिया है इनर्शिया। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं चल सकती। हाँ नहीं चल सकती। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है तो अपने आप रुक भी नहीं सकती। हाँ नहीं रुक सकती। क्या वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है? अपने आप नहीं कर सकती। तो कौन करेगा? हाँ कोई तो करवाएगा ना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं करवा तो नहीं हटाऊंगा, जा कर ले का कर ले। तो मेरे से ज्यादा हट्टा कट्टा आदमी आ गया, कह रहे नहीं हटा हुआ, हाँ भाई तो मैं हट जा रहा हूं। काहे? क्यों हट गया? क्योंकि वो मेरे से हट्टा कट्टा है और वो उसके पास इतनी ताकत है, इतनी कैपेबिलिटी, वो मेरे को उठाकर फेंक सकता है। हाँ तो वही चीज इनर्शिया के साथ है। तो इनर्शिया को हमको तोड़ना पड़ता है। इनर्शिया को तोड़ना पड़ता है। वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है जिस पोजीशन में वो पहले था। खड़ा है तो खड़ा रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, रुका है तो रुका रहना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहेगा। इस प्रॉपर्टी का ही नाम क्या होता है बेटा? इनर्शिया होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें, अच्छा एक और चीज इनर्शिया के बारे में, सर हम इनर्शिया को मेजर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अरे तो बड़ा सिंपल है। कोई ऑब्जेक्ट छोटी सी है तो तू उसको चलाना चाहेगा तो थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, चल पड़ेगी, तूने इनर्शिया को तोड़ दिया। और कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी है तो उसको चलाने के लिए तुझे ज्यादा फोर्स लगाना, काहे लगाना पड़ेगा? अरे भाई मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो चलेगी। तो क्या सर इनर्शिया का मेजरमेंट हम मास से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो इनर्शिया का मेजरमेंट क्या मास होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो आइए देखिए। सो इनर्शिया इज लीनियर मोशन इज मेजर बाय इट्स मास। तो जो लीनियर मोशन का इनर्शिया होता है उसको हमेशा ओनली हम किससे मेजर करेंगे बेटा? मास से मेजर करेंगे। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में आपने 9th में भी सीखे होंगे इनके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 तरह के ही इनर्शिया होते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा स्टडी करते, एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, ध्यान सुनिएगा बेटा। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा मैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कोई चीज भी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो आप समझिएगा कि वो किस चीज का इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई चीज मोशन से स्टार्ट होगी तो वो किस चीज का इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो मोशन में था। और डायरेक्शन की बात करें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई चीज जिस डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। ओके कोई बात नहीं समझ में आया? अभी बताता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो इधर ये गिलास है आपके पास, इस गिलास पे हमने क्या रख दिया? कार्ड रख दिया, और कार्ड पे बेटा एक कॉइन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कॉइन। ठीक है, क्या ये कॉइन चल रहा है? सब चल तो नहीं रहा, खड़ा है। तो बस इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस यही कहना चाह रहा था। तो जो चीज जिस सिचुएशन से स्टार्ट होगी उसे उस सिचुएशन का क्या कहते हैं?
इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देख, अब मैंने क्या किया, इस कार्ड को हिट किया, इस बुड़बक ने इसको हिट किया तो कार्ड तो रफ्तार में आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, लेकिन सिक्का जो है, कॉइन जो है, वो इनर्शिया और रेस्ट के कारण रेस्ट ही रहना चाहता था, इसलिए वो गिलास के अंदर टपक जाता था। ये डरा है, ये पड़ा हुआ है तेरा गिलास, वो एग्जाम्पल जहां पर है देख सकता है। अच्छा इधर देख, तुम बगीचे में गए बकेट में फ्रूट्स भरने के लिए, एक पतला दुबला सा पेड़ है तुम्हारी तरह, तो तुमने उसको हिला दिया, ऐसे ऐसे हिलाया, तो स्टार्टिंग में जब तुमने उसको हिलाया नहीं था तो ये फ्रूट्स बड़े आराम से लटके हुए थे और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे। तो ये कौन से इनर्शिया को फॉलो करेगा बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, क्योंकि फ्रूट्स रेस्ट में खड़ा है। अब तूने उसको हिलाया तो ये डालियों में मोशन आ गया, तो सारी डालियां फड़फड़ाने लगी, लेकिन फ्रूट्स जो थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहना चाहते थे, इसलिए वो नीचे टपकना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ टपकना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, नीचे टपकना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब चाहो तो आप डेफिनेशन की रख सकते हो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्ट अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया बेटा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब हम बढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ, आइए समझते हैं। देखो बेटा, अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी और है। देखिए, ये हमारे पास एक बस है, तो बस में क्या है कि ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पर, तो इसका जो लोअर हिस्सा है, बॉडी का जो लोअर हिस्सा है वो बस के कांटेक्ट में, ठीक है बेटा, और अपर हिस्सा कोई कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब जब सडनली बस स्टार्ट होती है तो जो लोअर पोर्शन होता है बॉडी का वो बस के साथ भाग जाता है। कहाँ भाग जाएगा भैया, बस आगे गई है तो वो भी तो पैर आगे जाएगा ना, लेकिन ऊपर की जो बॉडी होती है वो कहाँ चली जाती है, पीछे। तो जब भी सडनली बस स्टार्ट होती है तो हम कहाँ चले जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यस, आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। अब आइए इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, ये देखो, ये बंदा जो बुड़बक है मेट्रो में सफ़र कर रहा है या बस में सफ़र कर रहा है, तो इसका जो नीचे का पोर्शन है, बॉडी के नीचे का पोर्शन, इतना हिस्सा देखिए, ये किसके कांटेक्ट में है सर, बस के फ्लोर के कांटेक्ट में। और बस क्या कर रही है, मोशन में, तो ये पैर भी इसके क्या कर रहे हैं, मोशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, ये जो बस है सडनली क्या हो जाती है, रुक जाती है, ब्रेक लगाती है। तो ब्रेक लगाती है तो जो नीचे का बॉडी का जो पोर्शन था वो बस के कांटेक्ट में था, तो वो सडनली रुकना चाहेगा। लेकिन हमारी ऊपर की जो बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में नहीं थी, वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण चलते रहना चाहती थी आगे की तरफ। कहाँ की तरफ, आगे की तरफ। तो जैसे ही बस रुकी तो ये कहाँ चला गया, आगे की तरफ। अगर यहाँ पर सुंदर थी कन्या होती तो ये उसके ऊपर गिर जाती, इनको मजा आ जाता और कन्या थप्पड़ मार के चली जाती। ठीक है भाई, तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आ गया बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। इसी तरह से देखिए जल्दी जल्दी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का इनर्शिया क्या होता है बेटा, देख इधर, ये जो बॉल है हमारी, इनर्शिया के कारण कहाँ जाना चाहती है, सामने की तरफ जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है, सामने की तरफ। अगर ये हमारी जो पृथ्वी है, अच्छा ये मून है आपका, मून है, मून किसको खींच रहा है, यस सॉरी, मून को अर्थ खींच रही है। यहाँ पर ये अर्थ है आपकी बेटा, अर्थ, और ये तेरा मून है। ओके, तो अर्थ की ग्रेविटी किसको खींच रही है, मून को खींच रही है। लेकिन एक्चुअली में मून जो था वो सीधा जाना चाहता था, किसके कारण, इनर्शिया के कारण। लेकिन क्या हुआ, अर्थ की ग्रेविटी ने उसको खींच लिया, तो ये मून इधर न जाके इधर चला गया। फिर अर्थ की ग्रेविटी ने खींच लिया तो इधर न जाकर ये इधर चला जाएगा। अब ये सीधा जाना चाहता है, अर्थ ने फिर से इसको खींच लिया तो ये इधर चला जाएगा। तो कंटिन्यूसली ये इसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, सर्कुलर होती जा रही है, ये घूम घूम कर मोशन कर रहा है। अदरवाइज इसको इनर्शिया के कारण कहाँ जाना चाहिए था, यस, स्ट्रेट जाना चाहिए था। लेकिन 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 ग्रेविटी जो थी उसने लगातार इसका फोर्स लगाता रहा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती रही, चेंज होती रही। क्लियर है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ये आप बचपन से सीखते आए हो। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हो, जब भी कार टर्न होती है, क्या होती है, टर्न होती है। हम बस की जो विंडो वाली सीट होती है वहाँ बैठे होते हैं और एकदम से कार क्या होती है, टर्न होती है। तो टर्न होने से पहले कार कैसी जा रही थी या बस कैसी जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी। तो हम भी बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण कहाँ जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे। अब बस सडनली शार्प टर्निंग पर मुड़ती है, तो जैसे मुड़ती है तो हमारी बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण उसी डायरेक्शन में रहना चाहती थी, लेकिन बस मुड़ गई
और बस मुड़ गई लेकिन हमारी बॉडी नहीं मुड़ पाई, तो हम किससे टकरा जाते हैं? विंडो से, और विंडो नहीं तो बाहर गिरते हैं मुंह के बल। समझे? वो किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है। ठीक है बेटा, ओके चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं, देखिए बेटा अब हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उसको देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली इनर्शिया को ही बताता है। किसको बताता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? इनर्शिया को। इनर्शिया क्या था? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ये इनर्शिया था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या खास बात है? हाँ एक खास बात है, वो अभी आपको पता चलेगी। देख इधर सुन जरा, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर खड़ी है तो खड़ी रहेगी। ठीक है साहब, समझ में आ गया। अ बॉडी इन मोशन विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस, यहां पर एक शब्द लिखा है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाओगे बेटा तो वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। ये कौन सा लॉ है? सर ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। अच्छा समझ में आ गया, कोई खास बात। लेकिन सर ये लॉ हमको बताता क्या है? बेटा ये लॉ तेरे को जो भी बताता है वो खास चीज बताता है। क्या? अगर किसी चीज को चलाना है तो क्या करेगा तू? तो सर 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 मैं फोर्स लगाऊंगा। अच्छा, और कोई चीज चल रही है उसको रोकने के लिए क्या करेगा? सर 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 मैं फोर्स लगाऊंगा। क्यों लगाएगा फोर्स? बेटा फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा ताकि तू चलती हुई चीज को रोक ले। सर कोई चीज खड़ी है तो फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि खड़ी हुई चीज को तू चला सके, तो फोर्स तो लगाना पड़ रहा है ना। तो बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है। किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की। न्यूटन लॉ लिखो, ये एग्जाम में कम आता है। न्यूटन लॉ क्या देता है वो ज्यादा एग्जाम में आता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है, ये बात याद रखिएगा बेटा। समझ में बात? चल देख, ये बॉल खड़ी है, इसको लात मार के चला दोगे तो इसका इनर्शिया टूट जाएगा। कैसे चली लात मार के? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। बिना फोर्स लगाए क्या मैं इसका कंडीशन ऑफ मोशन चेंज कर सकता था? नहीं कर सकता था। समझ में बात? ओके चलिए इधर देखिए जरा, इधर देखिए। अब हम बात करते हैं, तो एक चीज तो जहां पर हमने पढ़ ली, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है था। अच्छा फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? तो फोर्स की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, देखिए, फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज कंडीशन ऑफ मोशन। तो फोर्स एक एजेंट है जो क्या करता है? अरे भाई कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, खड़ी हुई चीज को चला देता है और चलती हुई चीज को रोक देता है। ठीक है, किसी की डायरेक्शन चेंज कर देता है, बस ये होता है तेरा फोर्स। ठीक है, अब इधर देख, अब फोर्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि हम बात करें किसी, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक, इस ब्लॉक को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है तो खींच ले, लेकिन रास्ते में कौन आ गया? ये ग्राउंड आ गया। तो ये ग्राउंड क्या करेगा? उसको अंदर नहीं जाने देगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट कर देगा। तो ये ब्लॉक यहाँ पर खड़ा रहता है। लेकिन क्या ये खड़ा है तो इस पर फोर्स नहीं लगा? हाँ फोर्स लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ में बात? अगर एक बॉडी यहाँ पर रखी है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स तो बराबर होते हैं लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो दे आर कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दें तो इसका जो चलने का डायरेक्शन होगा, इंटेंशन मोशन का, वो इधर हो जाएगा। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि बेटा हमने फोर्स लगाया। बिना फोर्स लगाए हम चीजों को नहीं चला सकते। जैसे ये बंदा इस ब्लॉक को पुश कर रहा है लेकिन पीछे से ये भी कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा देता है, तो ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, ये चल नहीं पा रहा क्योंकि हमारे फोर्स को कोई दूसरा बंदा आगे क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। ठीक है बेटा, चल बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्या हो गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें कोई खास बात नहीं है बेटा, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत करना। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का भी, और साथ ही साथ तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं, यस, अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना चाहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले एक क्वांटिटी बेटा हमको स्टडी करनी है जिसका नाम है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। अब जरा ध्यान सुनना, मोमेंटम क्या है। सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है, 1000 किलो की ट्रेन है, 1 टन 2 टन की ट्रेन है, बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा मास है, और सामने कलुआ खड़ा है, बोल रहा है आप मेरे को मार, आजा आजा आजा, लेकिन ट्रेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। इतना सारा मास है फिर भी ट्रेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। क्यों? तो आप कहोगे सर ट्रेन चल नहीं रही ना, इसलिए कलुआ की औकात है आप मेरे को मार बोलने की। ठीक है साहब, अब चलती हुई ट्रेन के सामने बोल के दिखाए तो मैं जानू, पर कच्चे उड़ जाएंगे भाई साहब, पर कच्चे। क्यों 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 क्यों?
तो आप कुछ बात समझ पा रहे हैं कि इतनी भारी ट्रेन खड़ी है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन चलती हुई ट्रेन हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। अरे ट्रेन छोड़, एक साइकिल भी चलती हुई आके तुमसे टकरा गई ना तो तुम्हें गिरा झूल देगी वो, लेकिन खड़ी हुई साइकिल या ट्रेन आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। तो ये चलने वाली चीज के पास क्या होता है सर? एक इफेक्ट होता है। किसका इफेक्ट होता है? मोशन का इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट का नाम क्या है? उस इफेक्ट का नाम है बेटा मोमेंटम। उस इफेक्ट का नाम है बेटा मोमेंटम। ठीक है साहब, सर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है? मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है अभी आपको बताएंगे, सुनना जरा पहले। देख, मान ले यहां पर हमारा नन्ना मुन्ना कलुआ खड़ा है, ठीक है, और यहां से मैं उस पर पत्थरों की बौछार कर रहा हूं, बौछार। मान ले ये पत्थर का जो मास है वो 0.1 kg है। कितना है बेटा? 0.1 kg है, और इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसको जाके हिट करता है और हमारा कलुआ रोने लगता है क्योंकि उसको पत्थर मार दिया तुमने। अच्छा, तो अब हम करते क्या है? देख, हम एक काम करेंगे, जी 0.1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी रफ्तार से। तो ये पॉइंट हटाओगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो भी चीज इफेक्ट होगी वो 1 का इफेक्ट उसको लगेगा। 1 से जो भी लगना होगा उसको वो चोट लग जाएगी। अच्छा, अगर मैं स्पीड को 20 कर देता हूँ, कितनी कर देता हूँ? 20। तो अब यहाँ पर 0.1 है ही, और ये तेरा कितना हो गया? 20। तो पॉइंट हटाएगा तो ये कैंसिल हो गया, तेरा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अब तुमने क्या देखा? उसी स्टोन को मैंने कलुआ की तरफ फेंका, एक बार 10 की स्पीड से फेंका, एक बार 20 की स्पीड से फेंका। 10 की स्पीड से फेंकता हूँ तो इसका इफेक्ट 1 आता है, और 20 की स्पीड से फेंकता हूँ तो उसका इफेक्ट 2 आता है। 3 से फेंकूंगा तो 3 आ जाएगा, 30 की स्पीड से फेंकूंगा 3 आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? इफेक्ट अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं बेटा उसकी स्पीड बदल रहा हूँ। क्या बदल रहा हूँ? स्पीड। चलो ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। अब देख, मान ले अब तेरे पास 10 kg की बॉडी है और एक तेरे पास 20 kg की बॉडी है। दोनों को फेंका तूने, एक किसी की ओर फेंक दिया, चल मान ले दीवार में मार दिया। अब दीवार में किसको लगेगी यार? किसी को खड़ा ही कर लेते। चल, ये हमारा कलुआ राजा फिर से खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब देख, इसको मैंने फेंका 5 की रफ्तार में, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में फेंका। दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा तेरा। कितना आ जाएगा? 50। इसको भी मैंने फेंका 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। अब तुम ये देखो, दोनों की रफ्तार सेम है लेकिन मास अलग है, लेकिन इफेक्ट कैसा आ गया? अलग अलग। तो ये जो इफेक्ट है मोशन का, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और एक मास पर डिपेंड करता है। दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो तेरा ये इफेक्ट चेंज हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? मोमेंटम। लेकिन एक बात पक्की है, मोमेंटम हमेशा चलने वाली ऑब्जेक्ट के पास होता है, खड़ी हुई ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता। किसके पास होता है? चलने वाली ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। ओके, तो देख मोमेंटम की डेफिनेशन क्या बनी? मोमेंटम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी इन मोशन विच रिमेन कांस्टेंट एट इट्स ओन। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है बेटा। मास को हम m लिखा करेंगे, वेलोसिटी को v लिखा करेंगे और मोमेंटम को हम p लिखा करेंगे, ठीक है। कोई खास बात नहीं है। यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये तेरा क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा, ठीक है बेटा। डायमेंशन की बात करें तो देख, मास का डायमेंशन कैपिटल M होता है, वेलोसिटी का LT-1 होता है। दोनों को मिला के लिखेगा तो MLT-1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चल देख, ओके। देख, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ये कोलिजन की बात कर रहे हैं, टक्कर की बात कर रहे हैं। ये बॉल यहाँ पर खड़ी है, इसके पास साहब मास है। हाँ मास है सर, इसके पास मास है। हाँ मास है यार। अच्छा, लेकिन इसके पास एक खास चीज़ है, वेलोसिटी। क्या है बेटा? वेलोसिटी। तो इसके पास मोमेंटम है। सर इसके पास मास तो है लेकिन इसके पास वेलोसिटी नहीं है, क्या मोमेंटम? अरे नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। क्यों ऐसा फॉर्मूला बना? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके देखा ना कि मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी और मास दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो इसके पास मोमेंटम 0 है लेकिन इसके पास मोमेंटम है। जैसे ही इसको हिट करेगी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो अब इसके पास क्या आ जाता है? मोमेंटम आ जाता है। किसके पास मोमेंटम आ जाता है? मोमेंटम इस बॉल के पास आ जाता है, लेकिन आफ्टर कोलिजन से पहले था? नहीं था, ठीक। ओके, तो ये जो सिचुएशन है वो कैसी है? बिफोर कोलिजन, और ये जो सिचुएशन है वो कौन सी है? आफ्टर कोलिजन। अब लेकिन इसने जो भी मोमेंटम था वो किसको ट्रांसफर कर दिया? इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये वाली जो फर्स्ट बॉल है ये रुक गई
और सेकंड बॉल चलना स्टार्ट कर देती है। यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला रोल हो गया कुछ। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद कि इसने अपना पूरा मोमेंटम कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस बॉल की तरफ ट्रांसफर कर दिया। इसका बड़ा अच्छा एक खिलौना भी आता है जहाँ पर बहुत सारे अपने पेंडुलम लटके रहते हैं। जब हम एक पेंडुलम को स्ट्राइक कराते हैं तो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ पहुँचती है, तो ये वाला क्या होता है, स्ट्राइक होता है। या दो पेंडुलम को स्ट्राइक कराते हैं तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो ये इधर भी कितने पेंडुलम जाते हैं, 2 जाते हैं। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एनीवे वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मोमेंटम का फॉर्मूला याद हो गया होगा, मोमेंटम का मतलब समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम क्या चीज होती है। दिस इज इफेक्ट ऑफ मोशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है, केजी इनटू मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, याद करते चलिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आई है। अब हम समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सुन जरा ध्यान से सुन। मान ले एक कार जो तेरे पास है, एक कार है, मान ले ऐसे एक कार है, ये चल रही है। कितने की रफ्तार से चल रही है सर, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब इस कार को बेटा तेरे को रोकना है, तो रोकने के लिए तू क्या करेगा, सर मैं ब्रेक लगाऊंगा। लगा दे ब्रेक। तूने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने से ये तेरी जो कार है, ये तेरी जो कार है वो 20 सेकंड में रुक जाती है। कितने सेकंड में रुक जाती है, 20 सेकंड में। लेकिन दूसरी सिचुएशन में इतनी ही रफ्तार से तेरी कार चल रही थी और अब तूने ब्रेक लगाया तो ये केवल 5 सेकंड में रुक गई। यानी कि चलती हुई चीज के पास मोमेंटम था और उस मोमेंटम को एक बार तूने 20 सेकंड में खत्म कर दी, मतलब 20 सेकंड में चेंज कर दिया, और एक बार तूने कितने सेकंड में चेंज कर दिया, 5 सेकंड में। तो ये जो मोमेंटम में जो चेंज आया है, चलती हुई कार को रोका है तूने, एक बार 20 सेकंड में रोका है और एक बार 5 सेकंड में रोका है। कैसे, इसका मोमेंटम कैसे चेंज हुआ? अरे भाई पहले चल रही थी ना, तो चलने का मोमेंटम था। अब तूने ब्रेक लगा के 20 सेकंड में उसको रोक दिया, तो भाई साहब उसका मोमेंटम तो चेंज हो गया ना, कुछ था अब 0 हो गया। फिर तूने ब्रेक लगाया, 5 सेकंड में रोक दिया, कुछ था फिर 0 हो गया। लेकिन एक बार 5 सेकंड में हुआ, एक बार 20 सेकंड में हुआ। कैसे? ठीक समझ रहा है, तूने ब्रेक लगाया मतलब तूने फोर्स लगाया। तो फोर्स एक क्वांटिटी ऐसी है जो मोमेंटम को चेंज कर सकती है। क्या हम बिना फोर्स लगाए मोमेंटम को चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। बस यही तेरा न्यूटन सेकंड लॉ होता है। देख ले वो लिखा है, देख ले वो लिखा है, देख ये लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। खेल खत्म। इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, एफ प्रोपोर्शनेट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बेटा जब भी चेंज लिखना होता है तो डेल्टा के फॉर्म में लिखा जाता है। समझ में आएगी बात? ठीक है बेटा, अब इसको हम प्रूव करने के लिए जाता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई में। तो देखो कैसे करेंगे, देख। अ बॉडी हैज मास स्मॉल m is moving with velocity v1, then its momentum is this, p1 equal to m v1। क्लियर है? अच्छा, now force F is applied on it for time t, the velocity change to v2। अच्छा सा, then its momentum कितना आ जाएगा, this। तो पहले मोमेंटम इतना था जब फोर्स नहीं लगाया था, अब तूने फोर्स लगा दिया तो तेरा मोमेंटम, अरे मोमेंटम में क्या चेंज होता, मास में चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें, आज चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। ये थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। क्या आ जाएगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी निकाल रहा है। तो सुन क्या आएगा, P2 माइनस P1। P2 ये दिया है तेरे को और P1 ये दिया है, मास दोनों में कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका आपको समझ में आया, कैसे निकाला? ओके, फोर्स लगाकर इसका मोमेंटम चेंज किया, उसके बाद फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसकी जगह जहां पर क्या है, मोमेंटम है। क्या चीज है बेटा, मोमेंटम। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको इसको प्रूव करना है। तो चेंज इन मोमेंटम तो ये हो गया, ठीक है। अब टाइम भी हमको चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम t से डिवाइड कर देंगे चेंज इन मोमेंटम में, तो हमारी ये क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है बेटा। अब यहां पर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है तेरा, एक्सेलरेशन, तो यहां पर रख दो, तो m इंटू ए आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। वो चेंज इन मोमेंटम तेरा सॉल्व करके कितना आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है,
सर मास इंटू एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर बता, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बेटा ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा। अब हमें बेटा ये कांस्टेंट पसंद नहीं है, तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फोर्स की डेफिनेशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे फोर्स की डेफिनेशन, इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम फोर्स को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे देख, तो ऐसा सिस्टम ये कहता है कि जब भी किसी चीज को आप पहली बार पढ़ो तो वो आपको एक अथॉरिटी देता है कि आप जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सबको 1 मान सकते हो। तो अगर मैं 1 kg का मास ले लूं और उस पर इतना फोर्स लगाऊं, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन उसके एक्सेलरेशन को मेजर करके मैं बता दूं कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं ये कह दूंगा कि इस बॉडी पर जितना भी फोर्स लगाए वो 1 यूनिट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 यूनिट। तो ये सारी चीजें 1 हो गई, फोर्स भी तेरा 1 हो गया, मास भी तेरा 1 हो गया और एक्सेलरेशन भी तेरा 1 हो गया। ये सबको तू 1 रख देगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। के की वैल्यू 1 आ जाएगी तो तेरा प्रूफ हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाता है, m है। तो वही चीज हमने लिखी है और ये सेंटेंस आप हमेशा याद रखिएगा और हर जगह आपको चिपकाना है जब जब हमको के को 1 करना होगा, ठीक है। तो लिखा है द यूनिट्स ऑफ m, a एंड f आर सो चूजन दैट k इक्वल टू 1। सो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, m है। और बेटा ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ये फोर्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको मास पता है, एक्सेलरेशन पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हो। क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ, नहीं, ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है सर। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, अरे रेट और सेकंड लॉ तो ये होता है F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये न्यूटन सेकंड लॉ होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। के की वैल्यू तूने बन करी दी, क्या इसको बोलते हैं, नहीं इसको नहीं बोलते, ये कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। समझ में आई बात, तो ये हमने प्रूव भी कर दिया। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ में एक बढ़िया जबरदस्त चीज आती है कि सुन जरा, मान ले मैंने तेरे पे बेटा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया बेटा, 10 न्यूटन का। तुझे कितनी चोट लगेगी, तो तू सोचेगा थोड़ी बहुत ही लगेगी। पहले तो तेरे को जी नहीं पता होगा 10 न्यूटन क्या होता है, टेंशन मतलब इस वीडियो में सीख जाएगा। न्यूटन को केजी में कैसे कन्वर्ट करना है, केजी को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करना है, सब सिखाऊंगा। अभी मान ले कि 10 न्यूटन कोई फोर्स होता होगा, ठीक है, तो 10 न्यूटन तेरे को कितनी चोट लगेगी तू नहीं बता पा रहा। क्यों नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि तुझे पता ही नहीं है कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स तेरे पर कितने टाइम तक लगाया। क्या मैं दिन भर तेरे को मारता रहा फटाओ 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 फटाओ, क्या मैंने तेरे एक बार मारकर छोड़ दिया, या 2 दिन तक मैं तेरे को मारता रहा। तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि तूने फोर्स लगाया तो कितने टाइम तक लगाया। अच्छा ये चीज है, तो मैंने फोर्स लगाया तो कितने टाइम तक लगाया, तो फोर्स का अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको क्या कहोगे, इसी को कहोगे इंपल्स। दैट्स ऑल, ये तेरा इंपल्स होता है। अच्छा सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, इंपल्स ये होता है। अच्छा और देखो, मान लो तुम अपने मोबाइल में कुछ देख रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम देखते हो अपने फ़ोन में, और तुम रास्ते में जा रहे हो और रोड को क्रॉस कर रहे हो, सडनली से एक गाड़ी आती है, तुमने पैर अपना आगे बढ़ाया और कार तुम्हारे पैर पर चढ़कर चली जाती है, तुमको पता भी नहीं चलता। इतनी बड़ी कार, इतना भारी वेट एकदम से निकल गया भाई साहब, तेरे को पता भी नहीं चला। इसी को बोलेंगे इंपल्स, चोट का झटका, पता भी नहीं लगा कब लग के चला गया। होता है ऐसा, पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, आपके साथ हुआ है क्या, देख लेना। सुन जरा ध्यान से। तो अच्छा एक और चीज, जब कार आपके ऊपर ऐसे आई और चली गई, क्या हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले सुन। इंपल्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर अ स्मॉल टाइम क्रिएट इंपल्स, ठीक है। इंपल्स का फॉर्मूला एवरेज। अच्छा एवरेज फोर्स क्यों कह रहा है अभी बताऊंगा, मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है तेरा इंपल्स। अब देख एवरेज फोर्स लिए कह रहा है। अब देख मान ले मैंने फोर्स वर्सेस ग्राफ ड्रॉ किया, तो जब तुम्हारी पैर पर कार चढ़ी तो पहले थोड़ा सा हिस्सा आया होगा कार के टायर का, तो थोड़ा सा फोर्स लगा होगा तुम्हारे पैर पे, फिर कार का और टायर का और हिस्सा आया होगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई होगी, फिर कार का और हिस्सा आया होगा तो फोर्स फुल हो गया होगा, फिर वो धीरे धीरे जा रहा होगा तो फोर्स धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम। तो स्टार्टिंग में फोर्स 0 था, जब तेरे पास थोड़ा सा टाइम लगा तो इतना फोर्स आया, फिर थोड़ा सा टाइम और लगा तो और फोर्स आया, थोड़ा सा टाइम और लगा फोर्स आया, पूरा टायर आ गया, फुल फोर्स आ गया, फिर धीरे धीरे टायर जा रहा है और टाइम आगे बढ़ते जा रहा है और फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती है। तो इतने से यहां से लेकर यहां तक के इतने टाइम इंटरवल के लिए ये फोर्स लगकर तेरे पे चला गया। अब किस टाइम में कितना फोर्स लगा है तू कैसे निकालेगा, नहीं निकाल सकता ना। और ये फोर्स एक जैसा भी नहीं है, देखो वेरिएबल है, चेंज होते जा रहा है, तो इसलिए हम इसको एवरेज फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, एवरेज फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये इतने टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, ध्यान समझ में आ जाए।
तो इम्पल्स में कौन सा फोर्स होता है बेटा? एवरेज फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो इम्पल्स का ग्राफ एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? यस, फोर्स इनटू टाइम का जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देता है? यस, इम्पल्स देता है। तो लिखा है यहाँ पर एरिया अंडर एफ टी ग्राफ क्या देता है? इम्पल्स देता है, ठीक है। तो जब तुम फोर्स का टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इम्पल्स मिल जाएगा। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यस, ठीक समझा है रे? क्या ठीक समझा है? यस, इंटीग्रेशन का मतलब होता है यस एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है भाई। चल आगे बढ़ जाए। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, हाँ एक दो चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, बेटा जरा ध्यान सुनना। एक दो चीज़ और बताता हूँ मैं। देखो, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ध्यान सुनना। क्या हम थोड़ा सा इसको वेरिएबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? तो हम चेंज करेंगे इसको। मास चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब जरा मैं कुछ बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देख कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे मान ले तेरे पास, तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट जब खेलते हो तो बैट्समैन बॉल को जब हिट करता है बहुत तेजी से और तुम उसको कैच करते हो, और कैच करके तुम उसकी वेलोसिटी को जीरो करना चाहते हो, यही करना चाहते हो, ठीक है। मान ले तेरी जो बॉल का मास है वो तेरी बॉल का मास है मान ले 0.1 kg, ये तेरी बॉल का मास है, ठीक है। बैट्समैन ने जब बॉल को हिट किया तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप उस गेंद को कैच करना चाह रहे हो, मतलब उसकी वेलोसिटी को जीरो करना चाह रहे हो, तो फाइनल वेलोसिटी आप कितना करना चाह रहे हो? जीरो। इस जीरो करने में आप टाइम लोगे, वो टाइम डेल्टा टी है। अगर टाइम आप लेते हो 0.1 सेकेंड तो आपके हाथ पर कितना एवरेज फोर्स आएगा वो हमको निकालना है। तो ये तेरे पास फॉर्मूला चला रखना जरा यहाँ पर। तो रखते हैं, मास कितना है बेटा? 0.1, फाइनल वेलोसिटी को तो जीरो करना चाहता है, इनिशियल वेलोसिटी को 20 रखा है, और टाइम तेरा 0.1, ये कैंसिल हो गया, तो तेरे हाथ पर फोर्स आएगा 20 न्यूटन का। कितने न्यूटन का फोर्स आएगा? 20, ठीक है साहब। अच्छा, अब मान ले इस टाइम को तूने बढ़ा दिया, तूने कर दिया 1 सेकेंड। कितना सेकंड कर दिया? 1 सेकंड। तो जरा देखना, जरा मैं फिर से ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एफ बराबर 0.1 मल्टीप्लाई माइनस का 20 और डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो ये पॉइंट हटाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मतलब तेरे हाथ पर कितना फोर्स लगेगा? 2 न्यूटन। तो जो फोर्स 20 न्यूटन का था अब वो डिक्रीज होकर 2 न्यूटन का हो गया, क्योंकि तूने टाइम को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अगर मान ले तू टाइम को और इंक्रीज कर देता, 2 कर देता, कितना कर देता? 2 कर देता, तो यहाँ पर कितना फोर्स हो जाता? 2, तो ये फोर्स तेरा 1 न्यूटन के आसपास आ जाता। तो तुम क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो तुम ये समझ रहे हो कि एक गेंद आ रही है, तू उसको कैच कर रहा है। तू कैच कैसे करता है? ऐसे पकड़े कर लेता है, फटाक। तो तू ऐसे पकड़े करना, एक बार कैच पता चलेगा तो तेरी उंगलियां टूट जाएंगी। लेकिन एक्चुअली में कैच ऐसे नहीं किया जाता बॉल को, हम ऐसे पकड़ते हैं और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को जीरो करते हैं। तो हम कुछ टाइम ले रहे हैं उसकी वेलोसिटी को जीरो, मतलब उसके मोमेंटम को चेंज करने में कुछ टाइम ले रहे हैं। या तो फटाक से मोमेंटम जीरो कर दे, या फिर धीरे धीरे कर। दोनों ही सिचुएशन में तेरे ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन फायदा किसमें? टाइम लेकर जीरो करने में। नुकसान किसमें? कम टाइम लेकर करने में। ठीक है, कम टाइम लेकर करेगा तो हाथ टूट जाएगा, 20 न्यूटन लग जाएगा, और टाइम लेकर करेगा तो कितने में? 2 न्यूटन लगेगा, और ज़्यादा टाइम ले लेगा तो 1 न्यूटन लगेगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये किसका एप्लीकेशन है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगे रहते हैं, इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी न लग जाए, ऐसा करके ना चलो। क्योंकि बेटा जब कार चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है आपकी रीढ़ की हड्डी पर, लेकिन कौन बचाता है तुम्हें? सॉकर बचाते हैं। क्योंकि सॉकर जब आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं जर्क पर, तो वो एकदम दबते हैं, तो दबने में वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपकी बॉडी पर फोर्स भी कम ट्रांसफर होगा। चल अब ज़्यादा बहस नहीं करते, चीज़ समझ में आ गई होगी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अभी तक फर्स्ट और सेकंड हम समझ चुके हैं, अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पर। देखिए, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जरा ध्यान सुनना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे आपने एक ब्लॉक को रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है? इस सरफेस को नीचे की तरफ दबा रहा है। तो दबाने वाले फोर्स को हमेशा बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। तो अगर ये सरफेस जो है वो काफी सॉलिड है तो ये उसको रिएक्ट कर देगा, तो ये ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगा देगा, सेम क्वांटिटी में, इसको बोलेंगे रिएक्शन। तो ये क्या होगा? इस ब्लॉक को कुछ नहीं होगा, यहाँ खड़ा रहेगा। तो क्यों खड़ा है? यस, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से खड़ा है। हम एक रस्सी पर ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो हम रस्सी को कहाँ खींचते हैं? सर नीचे खींचते हैं। तो रस्सी हम कहाँ खींचते हैं? ऊपर की तरफ खींचती है,
इसलिए रस्सी पे हम चले जाते हैं। अगर मान लो तुमने रस्सी को नीचे की तरफ खींचा और रस्सी टूट गई तो तेरे को एक्शन तो मिला, रिएक्शन नहीं मिला, तो कहाँ जाएगा? नीचे जलनों में। क्या होगा फिर? मर जाएगा यार। तो देख कर चेक करके ऊपर चढ़ना, ठीक है बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या समझना है, जरा ध्यान सुनना। देख मैं बता रहा हूँ, यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। देख ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन ग्राउंड। ग्राउंड का फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है, ब्लॉक। तो फोर्स ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक, इस तरह से लिख दिया। दिस इज एक्शन, ये तेरा एक्शन है। अच्छा साहब, अब रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो फोर्स ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड, दिस इज रिएक्शन। और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने लिख दिया फोर्स ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड इक्वल टू फोर्स ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक। ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। ठीक है बेटा, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आया? बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। आइए अब आगे बात करते हैं। एक बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। जैसे ये देखिए, यहाँ पर सरफेस पर ये कार यहाँ पर खड़ी हुई है, ये कार खड़ी हुई है बेटा, ठीक है। अब इस कार पर हमने फोर्स लगाना है 100 न्यूटन। तो कार भी हम पर कितना फोर्स लगाएगी? 100 न्यूटन। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे 100 और कार के 100 से हमारा फोर्स कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कार पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो कार को आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कार हम देखते हैं आगे जाती है। क्यों जाती है आगे? उसका रीजन समझिए। देखिए जरा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक डेमो देके बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट दिख रही हैं। अगर मैं इस पर इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये चलेगी इधर की तरफ, इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर जाएगी, इधर की तरफ। क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही थी? नहीं, अलग अलग। तो इस पर इधर लगाया, इधर गई, इस पर इधर लगाया, इधर गई, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। अच्छा सा, अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट पर इधर फोर्स लगाया और इसी ऑब्जेक्ट पर इधर लगाया, कहाँ जा रही? कहीं नहीं जा रही। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाते हो तो आपके फोर्स कैंसिल होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगाते हो तो नहीं होते। वही चीज जहां पर है। तो इस कार को हमको चलाना है बेटा। किसको चलाना है? कार को। तो कार को हमको ढकेलना है तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स हम उधार लेते हैं किसी से, ऐसे ही नहीं लगा देते किसी पे फोर्स, वो जमीन से उधार लेते हैं। अगर आपकी जमीन नीचे ग्राउंड नहीं होगा तो आप फोर्स नहीं लगा पाओगे। दम आप कहां से लेते हो? ग्राउंड से लेते हो। तो ग्राउंड से क्या करोगे? आप ताकत लोगे और उस ताकत का यूज करके आप फोर्स लगा दोगे बेटा। क्या लगा दोगे? फोर्स लगा दोगे। तो देखो, तो ग्राउंड को आपने दबाया पीछे की तरफ, तो इसको बोलोगे एक्शन। ग्राउंड आपको रिएक्ट करेगा तो आप क्या हो जाओगे? 100 से आपको वो क्या कर देगा? रिएक्ट कर देगा। फिर आपने कार पर कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। कार ने भी आप पर कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। तो अब देख, ये वाला 100 इस डायरेक्शन में है, ये वाला 100 इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा कौन सा? ये वाला 100। इस 100 के कारण ये कार आगे चली जाती है। कहाँ चली जाती है? आगे। अब तुम कहोगे कि सर ये तुमने 100 ग्राउंड को दबाया था, इस 100 को कोई कैंसिल कर सकता है? हो सकता है ग्राउंड को पीछे से कोई दबा रहा हो, लेकिन तेरा काम तो हो गया ना, बस मजे कर, कार आगे गई ना। बात समझ में आई मैंने क्या बताया भाई? देख फिर से, ये 100 न्यूटन तूने किसको दिया? ग्राउंड को दबा कर दिया, तो ग्राउंड ने तेरे को 100 न्यूटन उधार दे दिया। इससे क्या हुआ? तेरी बॉडी में 100 न्यूटन फोर्स लगाने की क्षमता आ गई। तो कार ने भी पीछे की तरफ कितना फोर्स लगा दिया? 100 न्यूटन। अब ये वाला 100 न्यूटन कार के 100 न्यूटन से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो तेरा 100 न्यूटन इस कार को आगे ले जाएगा। एक और चीज बता देता हूं, अगर कार की सरफेस की भी जो फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन पीछे की तरफ काम कर रहा है, 100 न्यूटन तू आगे की तरफ लगा रहा है, 10 न्यूटन पीछे की तरफ काम कर रहा है, 100 न्यूटन आगे की तरफ लगा रहा है, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90 न्यूटन के कारण तेरी कार आगे जाएगी, अगर फ्रिक्शन है तो। क्लियर है बेटा? तो कोई भी चीज इस तरह से चलती है। बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा रफ्तार में बताएंगे बेटा, बहुत बड़ी जर्नी है, रफ्तार में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इफ फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑफ रिएक्शन, दे बाय वन बॉडी मूव। तो एक बॉडी मूव क्यों होती है? तो यहां लिखा है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच, बट सिंस दे आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। तो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, एक ही बॉडी पे लगाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? अब इधर आ जाओ, व्हाट इज कंडीशन ऑफ मोशन? मोशन की कंडीशन क्या है? तो मोशन की कंडीशन है बेटा, याद रखना, नेट फोर्स।
नेट फोर्स का मतलब क्या है, एक बॉडी पर फोर्स लगा F1, दूसरी बॉडी पर लगा फोर्स F2, तो हमेशा इसको सब्ट्रैक्ट करके जो चीज निकलेगी उसको बोलेंगे नेट फोर्स। जैसे एग्जांपल देता हूं, देख इधर की तरफ तूने फोर्स लगाया 50 न्यूटन और इधर की तरफ लगाया तूने 10 न्यूटन, तो क्या करोगे सर एंटी पैरेलल फोर्स है, एक इधर है एक इधर है, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 50 में 10 जाएगा 40 बचेगा, 40 की करंट आगे जाएगी, क्या 50 की करंट जाएगी नहीं, 10 की करंट जाएगी नहीं, 40 की करंट जाएगी, तो 40 क्या है तेरा नेट फोर्स है, नेट फोर्स है। अच्छा एक पार्टिकल है उस पर मैं एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, मान ले 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का इधर लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी कहाँ जाएगी, अबे तो अब सुन, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगी, इधर जाएगी, कहाँ जाएगी रिजल्टिंग डायरेक्शन में, कितने फोर्स से जाएगी, तो 4 और 3 का अपन आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 न्यूटन से चली जाएगी इधर, पाइथागोरस थ्योरम लगा कर लेना सॉल्व, कितने न्यूटन चली जाएगी 5 न्यूटन। तो इस तरह से बेटा किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स लगता है तो बॉडी में मोशन आता है, अगर नेट फोर्स नहीं लगेगा वो जीरो होगा तो बॉडी में मोशन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आप इधर देख सकते हैं इस स्लाइड में ये ब्लॉक चल नहीं रहा है क्योंकि जितना एक्शन है नीचे की तरफ उतना ही रिएक्शन है ऊपर की तरफ। अब यदि हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दें तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ जाए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको इस तरह समझिए। पहले तो ये जो कंजर्वेशन वाला लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये बात जरा द्वारा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिस्टम के लिए। देख सिस्टम में मान ले तेरा ये हमारा कलुआ है, टोपी पहन के आया है, और ये हमारी पिंकी है लटाव वाली, ठीक है, हंसती हुई जा रही है, कलुआ हंसता हुआ उसका पीछे कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का मान ले, इन दोनों का मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर इस सिस्टम का मोमेंटम है 20, कितना है 20। मान ले अभी इसका मोमेंटम है 10 और इसका मोमेंटम भी कितना है 10 है, तो 10 और 10 मिला के कितना हो गया 20। आगे जाके जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर क्या आ गया, एक पत्थर आ गया, तो कलुआ बड़े टाइम से लपकना चाहता था पिंकी को, लेकिन आज किस्मत ने उसको मिला दिया, पत्थर आ गया और पत्थर की वजह से वो सीधा किसके ऊपर गिरा, पिंकी के ऊपर गिरा। लेकिन पिंकी भी उसको लाइक करती थी इसलिए कुछ नहीं हुआ, प्यार हो गया और निकल गए सीधे। लेकिन क्या हुआ देखो मैं आपको बताता हूँ, जब उसने लपका, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ इनके बीच में, लेकिन एक चीज हुई कि जब इसने इस पर फोर्स लगाया तो ये कितना हो गया, इसका मोमेंटम 12 हो गया, लेकिन इसका कितना हो गया घट के 8 हो गया, कितना हो गया 8। लेकिन अभी भी इन दोनों को आप ऐड करो तो कितना आएगा 20। तो 20 क्या है सर, 20 मोमेंटम है, किसका, कलुआ का ना, पिंकी का ना, तो किसका, दोनों को मिला के सिस्टम का। तो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब भले ही इनके बीच में प्यार ना हो तो ये एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, चटाचट कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम तब होगी कि यहाँ पर एक पुलिस वाला आएगा, काय रे माड़ा माड़ी काय लड़ रहा है, हाँ, तो ये दोनों में डंडे मार के इनको भगा देगा, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसने किया, इस पुलिस वाले ने किया। इसी तरह से हम अर्थ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को मार रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान पर लड़ रहा है, लड़े जा रहे हैं, क्या अर्थ के मोमेंटम पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अर्थ के अंदर रहकर कोई भी इंटरनल एक्टिविटी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ के बाहर जाकर अर्थ को उड़ा दोगे तो सब खेल खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो मोमेंटम सिस्टम का होता है, ना कि एक बॉडी का होता है। क्लियर है बेटा। तो वही यहाँ पर लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, when no external force is applied on a system, its total linear momentum remain constant। चाहे एक पार्टिकल हो तब भी कांस्टेंट होगा, दो पार्टिकल हो तो भी कांस्टेंट होगा, अगर आप उस पर क्या नहीं लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो। ठीक है बेटा, ओके। तो आपको बस ये लाइन याद रखनी है, ज़्यादा पंचायत याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर एक बढ़िया एग्जांपल है रिकॉइल वेलोसिटी। देखिए रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है। ये आपकी गन है बेटा, इसका कुछ मास है m, और इसके अंदर बुलेट है, उसका मास है स्मॉल m। तो इस सिस्टम का टोटल मास कितना, m प्लस स्मॉल m, ये सिस्टम का टोटल मास है। क्या अभी बुलेट चल रही है, नहीं चल रही है, तो बुलेट मतलब सिस्टम की वेलोसिटी कितनी, 0। तो इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम कितना आ गया, 0। इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है साहब। अब जैसे ही हम ट्रिगर को दबाते हैं बुलेट बाहर निकलती है,
बुलेट कुछ वेलोसिटी से बाहर निकलती है वो भी है, तो गन को भी पीछे कुछ वेलोसिटी से जाना पड़ता है, कैपिटल भी। तो जो कि गन की पीछे की तरफ वेलोसिटी होती है उसको हमने नाम दिया रिकॉइल वेलोसिटी। क्या नाम दिया है? रिकॉइल। अब जब हमने बुलेट को फायर किया तो बुलेट कहाँ गई? सामने की तरफ। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। गन का मास m था, गन कहाँ गई? पीछे की तरफ। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा आफ्टर फायरिंग? ये होगा। तो अब कंजर्वेशन लॉ ये कहता है तेरा कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ऑफ द सिस्टम। तो बिफोर फायरिंग कितना था तेरा? 0, और आफ्टर फायरिंग कितना है? इतना है। बस अब इसको इधर ले जा, ये देखो इसको इधर ले गए या किसी को भी ले गए, हम ले गए इधर ले गए तो एक माइनस का हो गया। तो हमको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, कैपिटल एम को नीचे फेंक देंगे। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया? रिकॉइल वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला आ गया? स्मॉल एम स्मॉल v कैपिटल एम। अब जरा ध्यान से देख, मास किसका ज़्यादा है? सर मास ज़्यादा है हमारी यस गन का, इसलिए ये रिकॉइल वेलोसिटी बेटा कम होती है। और मास कम होता तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, नहीं तो पता चला आप सामने वाले को उड़ाना चाह रहे हो, खुदा ही उड़े जाओ। ऐसा कभी होता है? गन से सामने वाला मरता है, चलाने वाला थोड़ी ना मरता है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि गन का मास ज़्यादा रखा जाता है ताकि उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कम हो। एक चीज़ समझने वाली, जरा ध्यान सुनना, ये गन का मोमेंटम है और ये किसका मोमेंटम है? बुलेट का मोमेंटम है। ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। इसका ये मतलब है, अगर मान ले गन का मास 100 kg है तो पीछे की तरफ रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आएगी? 1। और बुलेट का मास 1 है तो आगे की तरफ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 100, ताकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहे। लेकिन ये कैसा होगा? माइनस का इसलिए होगा क्योंकि ये 100 को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो नीट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको बात समझ में आई? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। और अगर इसका मोमेंटम चेंज करना है तो गोलियां जब खत्म हो जाए तो उठाकर ऐसे फेंक दो। तो आपने सिस्टम को फेंक दिया तो यस मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ जाए। अब तेरे सामने एक सवाल आ रहा है, इस सवाल को पहले मैं छुपा लेता हूँ ताकि आप इसको कर पाओ, और नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊँगा आपको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसको छुपा लेते हैं। पहले ये हमने छुपा दिया और इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं और कलर करते हैं। ये छुप गया भाई, ये छुप गया, ये छुप गया। अब देखो जरा, अब हम सवाल पढ़ते हैं बेटा। सवाल क्या कह रहा है? अ बुलेट ऑफ मास 0.4 kg। तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया है? 0. बेटा तेरे को दिया है 0.4 kg। ठीक है, अच्छा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, अगर आपको इससे नहीं दिख रहा तो ये ले लेता हूँ। चलो ये कलर ठीक है। तो मास ऑफ क्या हो गया? मास ऑफ बुलेट कितना है? 0.04 kg। ठीक है बेटा, आगे क्या लिखा है? मूविंग विथ अ स्पीड, मूविंग विथ अ स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी दी है तेरे को? 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है साहब। पेनिट्रेट अ हैवी वुडन, ये मान ले तेरे पास एक हैवी वुडन बॉक्स है, इसको वो क्या कर रही है? पेनिट्रेट कर रही है, मतलब इसके अंदर घुस रही है। ठीक है, अप टू 60 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर तक अंदर चली जाती है? 60 सेंटीमीटर तक अंदर चली जाती है। तो एस बराबर कितना हो गया तेरा? 60 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को हम क्या में चेंज करेंगे बेटा? मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर का हम क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है साहब। और इतना सेंटीमीटर डेप्थ में जाने पर वो क्या हो जाती है? स्टॉप। फाइनली क्या हो जाती है बेटा तेरी? स्टॉप। तो v बराबर कितना हो गया तेरा? 0। वॉट रिटार्डिंग फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो इस ब्लॉक ने आने वाली बुलेट पर कितना फोर्स एग्जर्ट किया, यानी कि तेरे को एफ निकालना है। क्या निकालना है? एफ। कैसे निकालेंगे बताओ? तो बहुत आसान है, देख मैं बताता हूं। एफ निकालना, एफ का फॉर्मूला निकलो। एफ का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है? हाँ सही है। दूसरा एफ का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो v माइनस यू अपॉन क्या होता है? डेल्टा टी। होता कि नहीं होता? ठीक। अच्छा, अगर आप इस रास्ते से जाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चाहिए? मास चाहिए, गिवन है तेरे? हाँ गिवन है, कोई खास बात नहीं है। वेलोसिटी चाहिए, फाइनल चाहिए, है कोई खास बात नहीं है।
यू गिवन है, ठीक है। टाइम 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 नहीं दिया, नहीं दिया, तो तेरे को टाइम के पीछे भागना पड़ेगा पहले, तब जाकर तू इससे क्या निकाल सकता है, आंसर। अगर मान ले तू इस रास्ते से जाना चाहता है तो तेरे पास मास है, हाँ है, क्या नहीं है तेरे पास, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2as, ये भी होता है। अब देख, अगर इस रास्ते से जाता है तो टाइम नहीं है तेरे पास, ये फेल हो गया, टाइम नहीं है तेरे पास, ये फेल हो गया, केवल एक ही फॉर्मूला बचा। तो इससे क्या करेगा तू, एक्सेलरेशन निकाल लेगा, क्योंकि तेरे को डिस्टेंस पता है, फाइनल पता है, इनिशियल पता है, और डिस्टेंस आ जाएगी, सॉरी एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में रख देगा, तुरंत ही तेरा आंसर आ जाएगा। और अगर इस रास्ते से जाना चाहता है तो टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर ले, और फिर भी हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। एनीवे कोई बात नहीं, अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इसको हटा देंगे, हम इससे काम कर लेंगे। और एक्सेलरेशन निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और इसको इसमें रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। समझ में बात। तो ये बेटा थोड़ा सा अप्रोच करने का एक तरीका होता है कि गिवन क्वांटिटी आपको क्या क्या है और आप उसको देखकर क्या सोच पा रहे हो, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व मैंने पहले से ही कर रखा है, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व किया, क्योंकि ये स्लाइड ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है क्लास में, बस आप लोगों के लिए यहाँ पर लेक्चर शूट किया जा रहा है। इधर देख लो, देखो मास दिया है, हाँ साहब क्या हो गया भाई, मास दिया है, हाँ दिया है, वेलोसिटी दी है और डिस्टेंस दी है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है तेरी 0, और फोर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसमें वैल्यू को पुट करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, और आप रख के सॉल्व करिएगा तो आपका एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आप निकाल सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन बुलेट। फोर्स का फॉर्मूला है, मास दिया है, सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। देख लो एक बार, आगे बढ़ जाएंगे आराम से। देख लिया आपने कैसे किया, पॉज करके देख लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है बेटा, इसको भी जरा देखने का प्रयास करिएगा। मैं इसको थोड़ा सा छुपा देता हूँ, थोड़ा सा इसको छुपा देता हूँ बेटा। लो छुपा दिया। अब आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉर 5 सेकेंड। ओके 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको देखो इम्पल्स निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है और ऐसे निकालना है। कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स गिवन है और टाइम भी गिवन है, आगे आंसर, आगे आंसर, कुछ नहीं है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है। मास गिवन है, लल्ला, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो इससे नहीं निकाल पाओगे। तो किससे निकालोगे, किससे निकालोगे फिर, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किससे निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम किससे निकालोगे। अपन एक काम कर सकते हैं, देखो अपन को ये पता है आई बराबर क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी, होता कि नहीं होता, ठीक है। अच्छा एक काम कर लो, न्यूटन सेकंड लॉ मालूम है मेरे को, यस मालूम है। एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, होता कि नहीं होता। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, और इस भाई साहब का नाम क्या, आई। तो आई बराबर डेल्टा पी आ गया, और आई तो तूने निकाल लिया ना हो गया, आई निकाल लिया ना, जो आई है वही तेरा डेल्टा पी है, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। अभी दिखाऊंगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा अब आती है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो देखो चेंज इन वेलोसिटी आप ऐसे निकालोगे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी आप ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप निकालोगे डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा वी। अरे मोमेंटम का फॉर्मूला है भाई, डेल्टा वी, तो डेल्टा पी अपन क्या जाएगा, एम, डेल्टा पी तू यहाँ से निकाल चुका होगा, मास तेरे को गिवन है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास पता है, फोर्स पता है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। हो गया खेल खत्म, हो गया खेल खत्म। तो थोड़ा रफ्तार में करा रहा हूँ बेटा, कोई खास बात नहीं है इनमें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पूरा इसका वो दिखा देता हूँ सॉल्यूशन, आपको टेक्निक बता दी कैसे आपको अप्रोच करना है।
अब आप देख लीजिए, देखो ये किया है, फोर्स आपको गिवन है, हाँ सर फोर्स गिवन है, फोर्स आपको गिवन है, मास आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, इम्पल्स निकालना ये फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई किया आंसर। फोर्स चेंज इन मोमेंटम निकालना है, इसका इधर मल्टीप्लाई किया और इस वाइस आपको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, जो कि इम्पल्स के बराबर होता है आंसर। मोमेंट चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला एक और होता है मोमेंटम की टर्म्स में, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इस टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप रखिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, कोई खास बात नहीं है, देख लो। समझ में आया बेटा? चल आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो देख ही लो इसको, मैं पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। अ फोर्स ऑफ 5 × 10⁻⁵ 5 × 10⁵ न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड। कितने टाइम के लिए अप्लाइड किया? 20 सेकेंड के लिए। लॉन्च टू अ रॉकेट, तो जब खड़ा था फिर लॉन्च हुआ है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो ये 0 है। कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड। मतलब 20 सेकंड तक जब वो लॉन्च हो रहा था, तो उस दरमियान उसने कितनी वेलोसिटी अटेंड की, मतलब तेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। मास ऑफ द रॉकेट आपको गिवन है, तो ठीक है, ये सब गिवन है। इन क्वांटिटी के बेसिस पर आप सोच सकते हैं आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u + at, एक होता है v² - u² = 2as, ये फॉर्मूले होते हैं। अब दोनों फॉर्मूले से किसी से भी आप वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे, आपको एक्सेलरेशन के पीछे भागना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन के पीछे भागने का मतलब फोर्स निकालना पड़ेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। आ जाएगा, रख देना, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। नहीं तो एक और सिंपल तरीका है जिससे मैंने इसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। किसे सॉल्व किया मैंने इसको बेटा? यस, न्यूटन सेकंड लॉ से सॉल्व किया इजीली। F = क्या होता है, ΔP/ΔT। तो इसको लिखने का फॉर्मूला ये होता है, अभी आपको बताया था, ΔT। फाइनल पता है, इनिशियल पता है, टाइम पता है, मास पता है, रख दे। सॉरी, फाइनल तेरे को निकालना है, इनिशियल पता है, टाइम पता है और मास पता है। सारी वैल्यू को रखोगे, सॉल्व करोगे, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। देख लो एक बार, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जरा इसको समझिएगा, इसको समझिए। इसमें एक चीज़ है, कैच है इसमें, चलो मैं आपको बताना चाहूँगा वो कैच क्या है। देख इधर, देखो जैसे मान लो ये हमारा बैट है, ठीक है, और यहां से एक बॉलर ने बॉल को फेंका, कुछ वेलोसिटी से फेंका, मान लो u से फेंका, ठीक है। तो बॉल बैट को हिट करेगी, तो बैट्समैन इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, कितनी वेलोसिटी से? v से। तो जब अगर आप डायरेक्शन की बात करें, तो ये वाली डायरेक्शन अगर आपकी प्लस पॉजिटिव x है, तो ये वाली क्या है, -x है। तो इम्पल्स के फॉर्मूले में जब भी आप चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, इम्पल्स निकालेंगे, ठीक है, तो उसके फॉर्मूले में क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला मास v - u। तो जहाँ पर जब आप v और u की वैल्यू को डालेंगे तो विद साइन के साथ डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो देख, अगर इस डायरेक्शन में ये जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी तेरी पॉजिटिव हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर आ रही तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तेरी नेगेटिव हो जाएगी। बस यही चीज़ बता रही थी। अब देख, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हल हुआ है। देख, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो ये मास दिया है, उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके, विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से वो चल रहा है। इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय प्लेयर इन 0.5 सेकेंड। ओके, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है विद इन दी 0.5 सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है, तो और एवरेज फोर्स भी निकालना है शायद, फोर्स भी निकालना है और इम्पल्स भी निकालना है। ठीक है साहब, तो इम्पल्स का फॉर्मूला अपने पास है, इन क्वांटिटीज की टर्म्स में क्या होता है, मास इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 करना चाहता है, इनिशियल तेरे पास है, रखो, इम्पल्स आ गया, खत्म खेल, सॉल्व कर लोगे, इम्पल्स आ गया -3। एवरेज फोर्स निकालने का तरीका क्या है, एवरेज फोर्स निकालने के दो तरीके हैं। देख, एक तो ये है ΔP/ΔT से निकाल ले, चाहे तो एक फॉर्मूला और है एवरेज का,
आई अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करते हुए इम्पल्स आता है ना आपका, तो इससे भी निकाल तो हमने इससे निकाल दिया, कोई खास बात नहीं है। वैल्यू को पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन ये भी वही वाला है, लेकिन बस बात यही है यहाँ पर देखिए क्या है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास इतनी केजी लिख लिया, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लिख लिया, ठीक है, हिट अ बैट्स, ओके, सो दैट बॉल इज टर्न बैक। अब बॉल यहाँ पर बैक आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, 20 की स्पीड। तो ये वही वाला कंसेप्ट हो गया जो अभी मैं आपको बता रहा था बेटा, कि आपको साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो अगर इसको पॉजिटिव बोलते तो उसको नेगेटिव ले लो, और अगर इधर सेट करोगे तो इधर वाली पॉजिटिव हो जाएगी, उधर वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अपने हिसाब से देख लेना। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया है, आप भले इसका रुक कर स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज कर एक बार खुद से ट्राई करना, इसमें चीटिंग मत करना सॉल्यूशन में, ठीक है, करके देखना आपको आएगा। देख लो एक बार, अरे यार, ठीक है, देख लिया, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आया, चलिए इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको थोड़ा खतरनाक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको मैं बेटा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, सॉल्व आपको ही करना है। पहले तो हम इसको बाउंड्री बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इसको फिल कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर, रेडी ले लेता हूँ, इससे काम हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्ज आउट फ्रॉम अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस। ये मान ले तेरे पास एक ट्यूब है, इसका एरिया दे रखा है तेरे को 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, स्पीड ऑफ, इससे जो स्ट्रीम्स बाहर निकल रही है वो 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकल रही है, मतलब तेरे को यू पता है। क्या पता है बेटा तेरे को? यू पता है, ठीक है साहब। स्ट्राइक अ वर्टिकल बॉल, सामने यहां पर एक बॉल है और ये उसको स्ट्राइक करती है, ठीक है साहब। डज नॉट रिटर्न, इससे टकराकर वो वापस नहीं आती, मतलब यहीं पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और ये नीचे गिर जाती है, इस तरह से नीचे गिर जाती है, ठीक है। देन कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्ट बाय एक्सट्रीम ऑन द बॉल, वो WA वाला बॉल है, ठीक है बेटा। तो ये एक्सट्रीम ने इस पर कितना फोर्स लगाया वो हमको निकालना है। फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा P/डेल्टा T। क्यों इस फॉर्मूले के बारे में सोच रहा हूँ? क्योंकि बेटा इसमें मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले के बारे में सोच रहा हूँ। इस फॉर्मूले को पूरा डिस्क्राइब करके लिखे तो क्या होगा, ये होगा आपके पास, ठीक है। देखो इधर, अब यदि हमको फोर्स निकालना है तो मास चाहिए, मास है, कुछ अता पता नहीं है मास का, मतलब मास नहीं मालूम। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है, और यहां पर जब रखेगा फाइनल इनिशियल तो विद साइन के साथ रखेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, टाइम नहीं मालूम, तो दो चीज़ों के बारे में फंस गए, नहीं है पता। चल, तो अब मास के पीछे भागेंगे बेटा। क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है तो बना, अगर बड़ा सवाल है एनसीईआरटी जैसा ऐसा सवाल है तो आप डायग्राम बना के थोड़ा सा विजुलाइज हो जाता है, डायग्राम बना लिया करो और उसमें गिवन क्वांटिटी फिलअप कर लिया करो, फिर उस रास्ते पर भागा करो जिस पर वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला सोच लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन सोचता तब भी तू फंस जाता, तेरे को एक्सेलरेशन नहीं पता, मास नहीं पता। इससे बढ़िया तो ये वाले फॉर्मूले के बारे में सोच, ठीक है। ये बढ़िया फॉर्मूला है क्योंकि वेलोसिटी पता है तेरे को। दो ही प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करते हैं। देख, मास निकालना है, मास का फॉर्मूला होता है, आपने अभी फ्लूइड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, जब पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास का फॉर्मूला होता है। और वाटर की डेंसिटी हमको हमेशा पता रहती है 1000 kg/m³ होती है, मतलब डी हमको पता है। अब किसकी बात करें, वॉल्यूम की। तो बेटा ये जो पानी बाहर निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, हैं? ट्यूब से बाहर निकलना है। ट्यूब कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा AL। अरे एरिया मल्टीप्लाई, अरे यार कोई बात नहीं, मैं बताया, ये एरिया और ये मल्टीप्लाई क्या होती है, हाइट। तो ये A है
और ये h है, और इनको मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरे को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आपको पता आ गया, पता चल गया, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h होगा। लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एरिया कितना है, a है, तो a रख। क्यों a रख, क्योंकि दिया है यार तेरे को एरिया, काहे चक्कर में पड़ा है, तो एरिया पता है। अब किस में फंस गया तू, एरिया पता है, लेंथ में फंस गया। लेंथ पता है, पता है कैसे, पूछ देख। ये क्या दिया है सर, ये तो स्पीड दी है। अरे यार, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर सेकंड कितना पानी निकल रहा है, 1 सेकंड में 15, तो टाइम भी पता चल गया ले। और लेंथ कितनी है तेरी, यस 15। तो जो स्पीड होती है बेसिकली आपकी लेंथ और टाइम से मिलकर बनी होती है, दोनों चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो 15 तेरा लेंथ है, तो यहाँ पर 15 रख ले, एरिया दिया है, सॉल्व कर ले, मास आ जाएगा, मास को यहाँ पर रख दे, और टाइम 1 सेकंड है। तो बस तेरे को इतना ही सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। बता चमका कि नहीं चमका, बहुत ज़बरदस्त समझाया तेरे को, बहुत ज़बरदस्त समझाया। ठीक है, अब प्रयास करना अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉल्व किया कि नहीं किया पता नहीं, मैंने बच्चों के लिए छोड़ दिया था यार। कुछ तो करो यार, तुम लोग भी तो सॉल्व करो यार। कमेंट सेक्शन में आंसर देना इसका, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ठीक है, यहाँ पर नोट किया हुआ है, इसकी शॉर्ट ले लेना भले, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ओके, हाँ, अब एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताते हैं लॉज ऑफ मोशन में। देखिए, लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, यूनिट ऑफ फोर्स की। और ये हमसे छूट गया था तो हम इसको कवर कर लेते हैं। फोर्स के यूनिट दो होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं याद कर ले, 10⁵ डायन होते हैं। और इसको इधर ले आएगा तो 1 डायन बराबर हो गया 10⁻⁵ न्यूटन। अब ग्रेविटेशनल यूनिट किसको कहा जाता है, ग्रेविटेशनल यूनिट जो है फोर्स की वो प्रैक्टिकल यूनिट है। और डे टू डे लाइफ में हम किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगाए, 10 न्यूटन लगाए, 20 न्यूटन लगाए, हम ऐसे नहीं बोलते। हम उससे बोलते हैं कि हमने इस बॉडी के ऊपर इतना केजी वेट रख दिया। जिम में जाते हो, जिम में क्या बोलते हो, 5 केजी लगा दे, 10 केजी लगा दे, क्या इतना बोलता है कि इतने न्यूटन लगा दे। प्रैक्टिकली हम वो यूज करते ना, तो प्रैक्टिकल यूनिट है आपकी ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी वेट होता है, केजी वेट। ठीक है, और इसको लिख, या हम इसको लिख सकते हैं केजीएफ। अरे मूवी वाला केजीएफ नहीं है यार, केजीएफ, केजी फोर्स। अब फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मान ले सपोज तूने कितना लिया, 1 kg, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, F बराबर दिस। यानी कि 1 किलो वेट का मतलब क्या है, 1 kg वेट का मतलब क्या है, इतनी न्यूटन फोर्स। 9.8 न्यूटन फोर्स लगना मतलब 1 kg वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 kg। तो 1 kg वेट को कन्वर्ट करना है तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 का। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, देखो कैसे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा आसान तरीके से आपको बताते हैं। पहले थोड़ा मैंने यहाँ पर बताया है, चलो यहाँ बताते हैं आपको। देखो इधर, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। कितना होता है बेटा, mg। आपको पता है 1 न्यूटन फोर्स कितना न्यूटन फोर्स होता है, तो देख हमने मास कितना लिया 0.1 kg और जी की वैल्यू रखी 10, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी गुणा करके 1 न्यूटन। यानी कि 100 ग्राम का बांट आपके हाथ पर जितना फोर्स लगाता है उसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। अच्छा, जैसे अब तेरे पास 10 kg वेट है, 10 kg वेट है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला है तेरे पास, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट कितना है 10, गुणा करना है 10 से, कितना आ गया 100 न्यूटन, खत्म खेल। और देख 50 kg वेट है तेरे पास, काय में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में, 10 का गुणा कर दे, बस हो गया। और न्यूटन को केजी वेट में कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड कर दे। जैसे 100 न्यूटन है, ये कितने केजी वेट के बराबर होता है, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10 kg वेट के बराबर हो जाता है। देखो 10 kg वेट का मतलब क्या था, 100 न्यूटन। तो बताओ केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, 10 से गुणा करना है, न्यूटन को केजी वेट में कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड करना है, बस समझ में आ गई बात। इतना याद रख ले, खेल खत्म हो गया, खेल खत्म भाई साहब, खेल खत्म। समझ में आया, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो ये बता दिया आपको, ये समझा दिया इजी तरीके से। ओके, और अगर आपको प्रॉपर इसको लिखना है, जैसे बुकों में लिखा रहता है कि सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम वेट किसके बराबर होता है, तो 1 ग्राम और जो फोर्स होता है, फोर्स देखो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लिया अपन ने बेटा, तो ये आपकी जी की वैल्यू जो आई है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में वो 980 आई है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आ जाएगा, तो यानी 1 ग्राम के जी वेट 980 डायन के बराबर होता है, इससे डायन के बराबर होता है। इसी तरह से के जी वेट किसके बराबर होता है, ये अगर बताया था 9.8, लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने तेरे को सिंपल बता दिया। के जी वेट दिया है, न्यूटन में चेंज करना है 10 का गुणा कर, और अगर न्यूटन में दिया है के जी वेट में कन्वर्ट करना है 10 का डिवाइड कर दे, ठीक है, ईजिली हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा भाई मेरे। फिर भी याद रखना चाहे तो सामने लिखा हुआ है, याद कर लेना। अब डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, तो अभी बताया था कैसे डिफाइन किया, 1 के जी मास लिया, इतना एक्सेलरेशन आ जाए, इतना फोर्स लगाया, तो देख मास कितना है 1 के जी, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स भी कितना होगा तेरा 1 न्यूटन। क्या डेफिनेशन बनी, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अ बॉडी ऑफ मास 1 के जी along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर 1 kg की बॉडी है, अगर आप उस पर इतना फोर्स लगाओगे उसमें एक्सेलरेशन कितना आ जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप समझ लेना कि आपने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया 1 न्यूटन का। ठीक है, और अभी फील भी करा दिया 1 न्यूटन क्या है, 100 ग्राम का माट अपने हाथ पे रख लो, वो जितने फोर्स से आपके हाथ को दबाएगा उसका नाम क्या है 1 न्यूटन फोर्स। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं वेट क्या होता है और मास क्या होता है। देख इधर, ये जो ब्लॉक है यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इसका कुछ मास है, क्या है बेटा मास। ओके, मान ले मास कितना है, जो भी मास है इस पर, हमने इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया फोर्स, इसमें कुछ एक्सेलरेशन आया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तेरे को क्या निकालना है सर, मास निकालना है, तो एक्सेलरेशन को नीचे लग जा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो जितना फोर्स लगाया उतना एक्सेलरेशन आया, उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो मास निकालने का एक सिंपल मेथड है, फॉर्मूला लगाइए, आप आंसर ले आइए। इसको इनर्शियल मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास बोलते हैं। मास की डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी होगी, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। लेकिन आगे जाके जब ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आपको बड़ी जबरदस्त इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, ये अभी फिलहाल आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, मास जो होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय ए होता है। अगर 1 किलो का मास लिया है, उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बेटा, आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसमें फिर से लिखता हूँ, क्या हो गया, फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख देते, देख जरा, फोर्स का मामला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास निकालना है, आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ओके, तो मास कितना होगा 1 kg, मास कितना होगा बेटा 1 kg। अब ये 1 kg आप कैसे लाए, 1 न्यूटन का फोर्स लगा के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला के, अगर ये मास पे जाके करोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, मून पे जाके करोगे इतना, कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो मतलब मास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लोकेशन के साथ चेंज नहीं होती है, ये फिक्स होती है। तो साथ चेंज क्या होता है बेटा, चेंज तेरा वेट होता है। तो वेट बताओ क्या होता है, आइए वेट समझते हैं, आइए वेट समझते हैं। देख इधर, वेट क्या है, ये हमारा रामलाल कहाँ खड़ा है, फर्श पर खड़ा है, तो ये फर्श को नीचे की तरफ दबाएगा, ये नहीं दबाएगा, ग्रेविटी इसको खींचती है इसलिए दबाता है। ओके, कितने फोर्स से दबाता है mg, लेकिन रास्ते में फर्श आ गया, वो इसको ऊपर की तरफ रिएक्ट कर देगा, तो ये रिएक्शन महसूस हुई। तो ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम वेट बोलते हैं। ये जो आप फील कर रहे हो ना कि आपको ये धरती माँ ऊपर की तरफ दबा रही है, वो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वेट कहते हैं। और ये वेट का जबरदस्त फील करने वाला जो एग्जाम्पल है, या तो आप मैरीगोल्ड राउंड पर झूला झूल कर आओ, या आप लिफ्ट में चले जाओ, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली रिएक्शन को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। वेट इज द फोर्स, नॉट अ मास, वेट इज द फोर्स, ये याद रखिएगा। अभी आपको फील कराता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, कब वेट बढ़ता है कब घटता है। पहले थोड़ा डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते। देख,
वेट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी अप्लाइड बाय अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है साहब, आर इज अ फोर्स बाय सरफेस इन कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन। मतलब आर इज अ फोर्स ऑफ बाय सरफेस, आर एक फोर्स है जो सरफेस ने लगाया है, जिसको किसने एक्सपीरियंस किया है, पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए उसको उसी चीज का नाम क्या रख दिया, वेट। तो यहां लिखा है पर्सन एक्सपीरियंस दिस एक्शन हैज हिज वेट। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर mg, और इसको आर की जगह हम क्या रख देते हैं, W। ठीक है, तो याद कर लें। अब आते हैं इनके कुछ केसेस हैं, आइए देख। अब तो लिफ्ट में खड़ा है, स्टेशनरी लिफ्ट है, तो ये लिफ्ट है और ये हमारा रामलाल लिफ्ट को नीचे की तरफ, मतलब लिफ्ट के फ्लोर को दबा रहा है, तो लिफ्ट इसको ऊपर की तरफ रिएक्ट कर देगी, और लिफ्ट चल नहीं रही है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो तेरा आर किसके बराबर है, mg के बराबर। तो मतलब कैलकुलेशन अगर हम करना चाहें तो कैसे करोगे, देखो नेट फोर्स निकालो इस पर। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, आर कहाँ लग रहा है सर, ऊपर की तरफ लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आर माइनस क्या कर दिया, mg। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ पर 0 डाल देगा, mg को उधर फेंक देगा, तो आर बराबर क्या आ गया, mg। तो ये वही वाली सिचुएशन है जो जमीन पर आप खड़े होकर फील करते हो, बस इसमें कुछ खास बात नहीं है। खास बात कहाँ है सर, जब लिफ्ट मूव करेगी, लिफ्ट चलेगी, लिफ्ट एक्सीलरेटेड होगी, तब खास बात आएगी। आओ दिखाओ सर। तो देख दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं। वेट इज अ लिफ्ट, अच्छा जी तो वो लिखा है केस सेकंड, लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड अप। अब ये तुम्हारी जो लिफ्ट है बेटा, ये जो तुम्हारी लिफ्ट है वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है साहब, ऊपर जा रही है ये लिफ्ट। ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। तो देख mg फोर्स कहाँ लग रहा है इस बॉडी पर, नीचे की तरफ, और लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन से। अच्छा तो कौन बड़ा है इसमें से, क्योंकि हमें इस बॉडी पर नेट फोर्स निकालना है, तो सर ऊपर की तरफ आर काम कर रहा है और लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, इसका मतलब आर बड़ा है mg से। तो नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स का मामला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर आर माइनस mg। यहां हमेशा आपको ma लिखना है, और जहां पर आपको इसकी कैलकुलेशन करना, जो बड़ा है उसमें से छोटे को हटा देना, बस। तो ये आ गया साहब, इसको यहां ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, m कॉमन निकल जाएगा, तो a प्लस जी आ गया। यानी कि तेरे पास g एक्सेलरेशन तो था ही, लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन और ऐड हो गया लिफ्ट के मोशन की वजह से। तो r बराबर कितना आ गया, m ब्रैकेट में a प्लस जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस रिएक्शन को फील किया, और इस रिएक्शन को फील करने का मतलब आपने वेट को फील किया, और ये वेट आपको दिख रहा है, प्लस आया है, बढ़ गया आपका, लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी आप में ऐड हो गया, इसका मतलब आपका वेट बढ़ गया। तो जब मैरीगोल्ड राउंड में जब झूला झूलते हैं, जब झूला ऊपर की तरफ जाता है, तो आपका बॉडी जो है वो भारी भारी हो जाता है, जैसे किसी ने आपके ऊपर वजन रख दिया हो। लेकिन एक चीज़ फील की होगी, जब झूला नीचे आता तो पेट में गुलगुली होती, मजा आता है वो वाली जो फीलिंग होती है ना, उसमें हम कहते हैं कि हमारा वेट कम हो गया। ठीक है, गुदगुदी टाइप की होती है। कर लेना यार, झूला मूला लगा हो, कहीं चले जाना, कर लेना। केस थर्ड देख, लिफ्ट इज स्टेशनरी, सॉरी एक्सेलरेटेड डाउन। हाँ तो ये वही वाला केस है। देख अब लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स निकाला। तो नेट फोर्स का मामला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे, mg कहाँ है, नीचे, तो mg बड़ा है, r छोटा है, तो mg माइनस क्या कर दोगे, r। तो बता कितना आएगा, इस r को इधर फेंक दे, इसको इधर फेंक दे, माइनस का हो गया, तो g माइनस, मतलब घट गया। और इसी r को तू फील कर रहा है, वही तेरा वेट है, इसी r को फील कर रहा है, वही तेरा वेट है बेटा। तो वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो जब झूला नीचे आता है, लिफ्ट नीचे आती है, तो आपका वेट कम हो जाता है। क्लियर है बेटा। अब मान ले लिफ्ट नीचे आ रही है, उसकी रस्सी कट गई, तो वो फ्री बॉडी हो गई, तो फ्री फॉल मोशन होगा। फ्री फॉल मोशन में मतलब वो उसका जो एक्सेलरेशन होगा लिफ्ट का, अब वो g के बराबर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में एक ही स्थान पर तुम g पुट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 0 आ जाएगा, यानी कि आपका वेट 0 हो जाएगा। ये वेटलेस की कंडीशन होती है, और वेटलेस की कंडीशन आपको फील करनी पड़ेगी। बगी जंपिंग करते हैं, एरोप्लेन से या हवाई जहाज से ऊपर जाके कूदते हैं, आप भी कूद कर देखिएगा, फील करिएगा, आपका वेट। नया कंसेप्ट हम समझते हैं, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। रॉकेट हमारा ऊपर कैसे जाता है, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक रॉकेट है, इस रॉकेट के अंदर बहुत सारे कंटेनर होते हैं बेटा। उन कंटेनर में हम क्या भरते हैं, फ्यूल भर देते हैं, और फ्यूल को जब भी बर्न कराया जाता है तो फ्यूल बर्न होने के बाद नीचे जो नोजल टाइप की यहाँ पर ट्यूब्स लगे, जेट लगे रहते हैं, वहां से बड़ी तेज रफ्तार से
गैसेस बर्न होकर निकलती हैं तो वो जमीन पर थ्रस्ट पैदा करती हैं और उस थ्रस्ट के अपोज में या रिएक्शन में हमको ऊपर की तरफ एक फोर्स मिलता है। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होता है यहाँ पर। एक्शन के विरुद्ध क्या होता है, रिएक्शन, रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। एक खास चीज यहाँ पर यह है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, F अपॉन m आ जाएगा। सही है, ठीक। रॉकेट के केस में कंटिन्यूस आपका जो फ्यूल है वो बर्न होते चला जाएगा और बर्न होते होते उसका मास जो होगा वो डिक्रीज होते चला जाएगा। और अगर हम किसी चीज पर कांस्टेंट फोर्स लगाएं और मास उसका डिक्रीज हो तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रॉकेट का कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन बढ़ते चला जाता है और रॉकेट हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ठीक है, तो हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, थ्रस्ट ऑन रॉकेट निकालना पड़ेगा। इस फॉर्म में रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। देखो जरा, आइए इसको समझते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास ये रॉकेट है, ठीक है बेटा। अभी रॉकेट के अंदर आपने फ्यूल को इग्नाइज नहीं किया, जलाया नहीं है, तो अभी इसका कुछ मास होगा। वो मास आपने कितना मान लिया बेटा, m डॉट मान लिया, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप फ्यूल को जलाओगे तो पर सेकंड कितना फ्यूल बर्न होकर निकलेगा, उसकी कुछ क्वांटिटी तो होगी, उसको हमने मान लिया डेल्टा m मान लिया। कितना मान लिया, डेल्टा m। अब एक क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। यहां पर हम लिख रहे हैं डेल्टा m। मान लो डेल्टा t टाइम में या डेल्टा t सेकंड में तेरा डेल्टा m फ्यूल जलकर बाहर निकलता है, तो बता 1 सेकंड में कितना निकलेगा। तो तू कहेगा सर डेल्टा m अपॉन डेल्टा t निकलेगा। तो ये क्या है, ये रेट ऑफ बर्निंग है, रेट ऑफ बर्निंग है कि पर सेकंड कितना फ्यूल बर्न होगा, ये उसकी रेट है। अच्छा साहब, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो रॉकेट है इसका इनिशियल मास कितना है, m नॉट है, और पर सेकंड रेट ऑफ बर्निंग कितनी है, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t है। तो आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर एक सेकंड को, आफ्टर टी टाइम मास ऑफ रॉकेट वो हम कैसे निकालेंगे। तो सुन जरा, इनिशियल मास कितना था सर, m नॉट था। इनिशियल मास कितना था, m नॉट था। उसमें से t सेकंड बाद देख, 1 सेकंड में इतना मास बर्न हुआ, 2 सेकंड में 2 मल्टीप्लाई दिस, 3 सेकंड में 3 मल्टीप्लाई दिस, और हमने t सेकंड तक जलाया तो कितना होगा, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t मल्टीप्लाई t। तो कितना मास बर्न हो गया, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t मल्टीप्लाई t। तो आफ्टर t सेकंड तेरा ये क्या हो जाएगा, रॉकेट का मास हो जाएगा। अब तुम पूछोगे सर मास क्यों निकाल रहे हैं। सुन मेरी बात जरा ध्यान से, मास बेटा इसलिए निकाला जा रहा है यहां पर क्योंकि हम क्या करेंगे, यहां पर कंजर्वेशन का लॉ लगाएंगे। कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है, देख कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि रॉकेट का ऊपर की तरफ मोमेंटम और गैस का नीचे की तरफ मोमेंटम। तो रॉकेट का जा रहा है ऊपर और गैस का निकल रही है नीचे, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के फॉर्मूले में मास आता है, हाँ आता है, वेलोसिटी आती है, हाँ आती है। अगर ये दोनों चीजें हमको पता है तो हम रॉकेट का अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम निकाल सकते हैं और गैस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम निकाल सकते हैं, और दोनों को इक्वल कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए पहले हमने क्या निकाल लिया बेटा, यहाँ पर मास निकाल लिया। अब सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से, फिर से सुन, मैं आप आराम से बताता हूँ। देख रॉकेट का मास क्या है, m नॉट इनिशियली, जब बर्न नहीं हुई है गैस। अब हमको डिसाइड करना है कि जब हम गैस को बर्न करेंगे तो कितनी क्वांटिटी फ्यूल की बाहर निकलेगी। तो हमने बताया आपको कि डेल्टा m निकलेगी, लेकिन कितने टाइम में निकलेगी, तो मैं आपने बताया कि डेल्टा t सेकंड में डेल्टा m निकलती है। तो बता 1 सेकंड में कितनी निकलेगी, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t। तो ये पर सेकंड रेट ऑफ बर्निंग आ गई। अच्छा, तो t सेकंड में रेट ऑफ बर्निंग कितनी होगी, तो डेल्टा m डेल्टा t मल्टीप्लाई t होगी। तो आफ्टर t टाइम बाद रॉकेट का मास कितना होगा, तो m नॉट माइनस डेल्टा m डेल्टा t मल्टीप्लाई t होगा। सही है। अच्छा, ये इसका मास हो गया आफ्टर टी टाइम। ओके, उससे क्या होगा, ये कुछ वेलोसिटी से ऊपर गया होगा, वो वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, वो वेलोसिटी बेटा हमने मान ली डेल्टा v मान ली। कितनी मान ली बेटा, डेल्टा v। ठीक है। अच्छा, अब गैस जो नीचे निकल रही है, गैस जो बेटा नीचे निकल रही है, उसकी कितनी क्वांटिटी निकल रही है पर सेकंड, डेल्टा m निकल रही है। कितनी वेलोसिटी से निकल रही है, वो वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, u। तो गैस की वेलोसिटी u वेक्टर हो गई और रॉकेट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी हो गई, डेल्टा v वेक्टर हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ये कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि रॉकेट का ऊपर की तरफ मोमेंटम इक्वल टू गैस का नीचे की तरफ मोमेंटम। तो लगा दो, तो क्या होगा फॉर्मूला, यस
एम नॉट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई में डेल्टा बी। देखो मास इनटू वेलोसिटी, और गैस का नीचे की तरफ मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा एम मल्टीप्लाई यू। ठीक है, ओके। अब दोनों साइड में हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा टी से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, एम नॉट डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई में टी, और जहां पर आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इधर कितना आ जाएगा, डेल्टा एम इंटू यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है बेटा तेरा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है तेरा एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, और इसको नीचे फेंक दो, तो ये आ गया तुम्हारा डेल्टा एम इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई में यू, और डिवाइडेड बाय ये तेरा मास का चला जाएगा एम नॉट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई में टी ये। तो ये तेरा रॉकेट का क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन का। रॉकेट का कुछ नहीं किया बेटा, रॉकेट का ऊपर की तरफ मोमेंटम है और गैस का नीचे की तरफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो रॉकेट की ऊपर की तरफ वेलोसिटी हमने डेल्टा वी मान ली, और गैस की नीचे की तरफ वेलोसिटी यू मान ली। बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, रॉकेट का मोमेंटम इक्वल टू गैस का मोमेंटम, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो ये सिचुएशन बनकर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अभी आपको बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, तो ये जो ऊपर लिखा रहता है वो क्या होता है, फोर्स, और ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में होता है। अच्छा, तो ये रॉकेट का एक्सेलरेशन है, तो इसमें जो ऊपर लिखा है आपका क्या लिखा है, ये वाली क्वांटिटी, तो क्या ये वाली क्वांटिटी फोर्स होनी चाहिए, हाँ बेटा फोर्स होनी चाहिए। तो ये वाली क्वांटिटी तेरी क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, यू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो तेरा रॉकेट का फोर्स आ गया, और ये रॉकेट का क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। बिल्कुल इजी वे में निकाल दिया, कोई खास बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तेरे को अच्छे से याद कर लेना है सवालों के लिए। अब थोड़ी देर में हम सवाल देखेंगे, आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर ये तो सब मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एक चीज और देख, एक चीज और, नेट एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, इसका क्या मतलब है, जब आपने एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकाला उसमें आपने ग्रेविटी को इन्वॉल्व नहीं किया था, लेकिन ग्रेविटी तो इन्वॉल्व है, वो तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। यस, तो ग्रेविटी को भी इन्वॉल्व कर दोगे तो जो भी आपका एक्सेलरेशन था, जो भी एक्सेलरेशन था, क्या एक्सेलरेशन था, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई यू डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई टी, ये तेरा एक्सेलरेशन था, इसमें से माइनस जी कर देगा, तो तेरे को नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा ऊपर की तरफ। अगर तू ग्रेविटी को इन्वॉल्व करता हो, ग्रेविटी को इन्वॉल्व नहीं करता तो सिंपल ये तेरा फॉर्मूला है, और ऊपर की जो क्वांटिटी है ये वाली, इसको हम बोलेंगे थ्रस्ट ऑन रॉकेट। ठीक है, अभी सवाल कराता हूँ, देखिए यहाँ पर ये तेरे सामने सवाल आ गया, बिल्कुल आसान सवाल है। देख, फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ दिस 100 kg पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ फ्यूल दी है। देखो रेट ऑफ फ्यूल आप यूनिट से भी पहचाननी है, केजी पर सेकेंड किसका यूनिट होता है ये, यस डीएम अपॉन डी का होता है। वो कितना दिया है तेरे को, 100 kg पर सेकेंड, 100 kg कितना दिया है पर सेकेंड। अच्छा, इन अ रॉकेट द एग्जॉस्ट गैस आर इजेक्टेड एट द स्पीड ऑफ दिस, कितनी स्पीड से बाहर निकल रही हैं, 4.5 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बेटा बाहर निकल रही है। तो हमको निकालना क्या है, व्हाट इज थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाय रॉकेट। तो ये फॉर्मूला आपका रॉकेट के थ्रस्ट का, यू पता है, डी एम अपॉन डी टी पता है, रखो आंसर ले आओ, देख लो एक बार, आसान है, कर पाओगे। चलिए बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, रॉकेट की बर्निंग, रॉकेट बर्न 50 ग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, तो वही डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी दिया ग्राम पर सेकंड, इसको पहले काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है साहब, इतनी वेलोसिटी से निकल रहा है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, बस फर्क इतना है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, 10 टू पावर -2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या निकालना है, फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन दी रॉकेट, तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। अगेन आप इसमें अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए।
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर। यस, अब एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यस, कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्या है, इसको जरा समझिए बेटा। कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल पुली वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पुली होगी, इस पुली पर हम पर बेड लटका देंगे। ओके, तो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, पुली में जो टेंशन है वो निकालो। तो ये दो चीज़ें मतलब पूछी जाती हैं कनेक्टेड मोशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ हमको समझनी है कि फोर्स ऑफ टेंशन किसको कहा जाता है। फोर्स ऑफ टेंशन, तो देख जरा टेंशन का फोर्स मैं आपको बताता हूँ। देख, जैसे तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है बेटा, ठीक है, एक रस्सी है। जैसे मेरे पास रस्सी अवेलेबल है, मैं निकालता हूँ एक। ये देखिए, ये स्ट्रिंग है, अभी ये लूज है। अब मैं इसको पकड़ूंगा, ऐसे खींचूंगा, तो इसमें क्या डेवलप हो गया सर, टेंशन डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया साहब, टेंशन डेवलप हो गया। ठीक है बेटा, अब ये जो टेंशन होता है इसकी एक स्पेशलिटी होती है। जब मैं इसको इधर की तरफ खींचता हूँ तो टेंशन का जो फोर्स होगा पॉइंट इन कॉन्टैक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा। कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ। और ये जहाँ पर बना हुआ है तो जहाँ पर भी कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। कहने का मतलब ये है कि देख जरा, जैसे तेरे दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, इस पर तूने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया 50 न्यूटन, और ये रस्सी से बंधा हुआ है यहाँ पर, तो इस लोकेशन पर भी इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, 50 न्यूटन। अब सुन, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, जहां पर आपका पॉइंट इन कांटेक्ट है, यहां पर भी बेटा तेरा पॉइंट इन कांटेक्ट है, तुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर छाता खोल देना है। यही तेरी काय की डायरेक्शन हो जाएगी, टेंशन की। अगर तूने फोर्स इधर लगाया है तो इस पॉइंट इन कांटेक्ट के नीचे की तरफ जाकर तेरे को छाता खोल देना उल्टी डायरेक्शन में। अच्छा, अब यहां पर भी तेरा पॉइंट इन कांटेक्ट है तो इसकी भी उल्टी डायरेक्शन में जाकर तेरे को छाता खोल देना है। बस यही तेरी टेंशन की डायरेक्शन होती है। तो जहां पर पॉइंट इन कांटेक्ट होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन की डायरेक्शन होती है। और ये टेंशन कितना होता है, तूने फोर्स कितना लगाया 50, तो इसमें भी कितना होगा 50, और ये भी कितना होगा 50, और इस बॉल पर भी कितना लगेगा 50। दैट्स ऑल। अच्छा, टेंशन इज स्प्रेड ऑल ओवर स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में डेवलप हो जाता है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पर भी अप्लाइड पॉइंट इन कॉन्टैक्ट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, टेंशन की। ठीक है, इन वन स्ट्रिंग टेंशन हैज सेम वैल्यू ऑफ एवरी पॉइंट। एक बात याद रखना, एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन की वैल्यू कैसी होती है बेटा, सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, यहां पर एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पर मास लटका हुआ है बेटा, मास, तो ये मास इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा mg फोर्स से। तो टेंशन की डायरेक्शन कहाँ है, तो कुछ नहीं है, जहां पर पॉइंट इन कॉन्टैक्ट है इसकी उल्टी डायरेक्शन में जा, छाता खोल दे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट इन कॉन्टैक्ट इसकी उल्टी डायरेक्शन में जा, छाता खोल दे। ये टेंशन की डायरेक्शन, ये टी। ओके, ये यहाँ पर इसको नीचे की तरफ खींच रहा है mg फोर्स से, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में जा, यहाँ पर छाता खोल दे, टेंशन की डायरेक्शन है। यहाँ पर पॉइंट इन कॉन्टैक्ट है, नीचे की तरफ खोल दे छाता, ये टेंशन की डायरेक्शन है। और एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम होगा, तो एक ही बार निकालना। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और इस तरह से 3 पुली लगी हुई है। तो ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को कहाँ खींच रहा है बेटा, नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, टेंशन की। और यहाँ पर पॉइंट इन कॉन्टैक्ट में नीचे की तरफ होगी टेंशन की डायरेक्शन, यहाँ पर ऊपर की तरफ होगी, यहाँ पर नीचे की तरफ होगी, यहाँ पर अगेन ऊपर होगी, यहाँ नीचे होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर भी आप देख लो, ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है m1g फोर्स से, तो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पर पॉइंट इन कॉन्टैक्ट, टेंशन की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो टेंशन की डायरेक्शन की तो टेंशन लेनी ही नहीं है भाई, हमेशा पॉइंट इन कॉन्टैक्ट की उल्टी डायरेक्शन में छाता खोल दे, वही तेरी टेंशन की डायरेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चल, अब तेरे को यहाँ पर मैं बताता हूँ सिंपल पुली को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सुन, जैसे ये आपके पास एक पुली दी हुई है, ठीक है बेटा, थोड़ा कोई कलर और दूसरा ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, ये कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2 मास है अपने पास, एक मास ये है बेटा और एक मास ये है। ठीक है, ये मास बड़ा है, ये मास कैसा है, छोटा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये वाला मास इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमें सिस्टम का क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप हुआ वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, यानी कि इसको आप अलग कर लोगे, इस
बॉक्स को मैंने निकाला और अलग कर लिया, तो मैंने फॉर ब्लॉक M2 मतलब FPD किसका बना रहा हूं मैं, M2 का बना रहा हूं। तो M2 पर लगने वाले जितने भी फोर्स होंगे बस मुझे वही देखना है, वही देखना है। देख ये M2G से इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो रस्सी में टेंशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। अब हमने इसको अलग कर दिया तो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसका वेट कहाँ है, नीचे की तरफ है, और ये भारी है तो ये नीचे जा रहा है, तो हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ बना ली, नीचे की तरफ बना ली। तो अब इस ब्लॉक पर नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, नेट फोर्स निकालने का तरीका होता है बेटा, नेट फोर्स मैं बता रहा हूँ, नेट फोर्स निकालने का तरीका ये होता है, देख ये ब्लॉक का नीचे मतलब तेरा कौन बड़ा है, M2G बड़ा है, ऊपर कौन काम कर रहा है, T, मतलब वो छोटा है तो घटा देंगे। और नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, किसका मास, M2 का मास, उसका एक्सेलरेशन कितना, A बराबर कितना आ जाएगा, M2G माइनस T आ जाएगा। तो वही यहाँ पर किया है मैंने, देखो यहाँ पर। हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम चाहे तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास होता है। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका अभी आपको बताया, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटा देगा तो नेट फोर्स आ जाएगा, तो M2G में से T घटा देगा तो तेरा नेट फोर्स आ जाएगा। और अपन में क्या है, मास, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा बेटा, ये इक्वेशन मिल जाएगा तेरे को। कोई खास बात नहीं है बेटा इसमें, बिल्कुल ईजी चीज़ है। नहीं समझ में आया, चल एक बार फिर करके बता दो। अब जैसे मान ले इसका FBD बनाते हैं अपन, इसको हमने निकाल दिया, ये ब्लॉक क्या जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इधर देख, तो इस पर टेंशन ऊपर काम कर रहा है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इस पर हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे, तो पहले ये देखो T बड़ा है कि M1G बड़ा है, तो ये दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है तो T बड़ा होगा, तो T में से किसको घटा दे, इसको घटा दे बस, तो T माइनस M1G अपॉन M1, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट। अब दो इक्वेशन आ गए, दो ही वेरिएबल है, टेंशन निकालना और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, पहले अपन को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो देख लो, ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड ऐड कर दिया, सॉल्व कर लिया तो हमारी एक ही वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, ओके। और एक ही वैल्यू आप जरा ध्यान से देख लीजिए, इस तरह की होती है। और अब इस एक ही वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। आप करके देखिएगा, कोई खास बात नहीं है बेटा इसमें, एक बार देख लो आप। बस आपको क्या बनाना है, FPD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है बेटा। चले आगे, आइए बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कनेक्टेड मोशन में। देखिए यहाँ पर आपके पास एक ट्रेन जैसा इंजन होता है, यहाँ पर क्या है कि इसके साथ कई सारी बॉगी कनेक्टेड है, जैसे M3 कनेक्टेड है, M2 कनेक्टेड है, M1 कनेक्टेड है। हमें इसका क्या करना है बेटा, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है और साथ ही इसका टेंशन निकालना है। सबसे पहले तो दो चीजें आपको समझनी है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो एक बार बताओ मेरे को, इंजन जा रहा है, जितने भी उसके बॉगी हैं 20, 25, 30 या 50 जितने भी हैं, तो इंजन की जितनी रफ्तार होती है तो सबसे पीछे वाले बॉगी की रफ्तार कितनी होती है, सबको पता है, सेम होती है। तो यानी कि सिस्टम का एक्सेलरेशन तो क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, F, तो यहां पर हम लिखेंगे F। मास ऑफ द सिस्टम कितना है, कितनी बॉगी है, 1, 2, 3, तो तीनों का मास ऐड करके लिख दिया, तो ये तेरा क्या आ गया, यस, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, पहला काम ये। दूसरा, अब यहां पर अलग अलग स्ट्रिंग है तो सब में टेंशन अलग अलग होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करो आप लोग, जैसे कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे उससे पहले आप एक चीज देखिए, ये जो बॉगी है पीछे किसी से कनेक्टेड है, नहीं, तो पीछे तो टेंशन 0 हो गया। लेकिन ये जो बॉगी है किससे कनेक्टेड है, यस, इस मास से कनेक्टेड है और ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर उल्टी डायरेक्शन में छतरी खोल देगा, ये टेंशन की डायरेक्शन होगी, और ये इधर आकर भी खोल देगा तो छतरी उल्टी डायरेक्शन में खुलेगी। और हम इसका FBD बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इसको हमने अलग कर लिया, तो हमने यहां पर रख दिया। पीछे की तरफ टेंशन कितना है, तेरा 0 है, आगे तब टेंशन कितना है, T1 है, और ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। तो जाने कि यहाँ पर नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स तेरा किसके बराबर होगा, T1 के बराबर होगा बेटा। और नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का मास है M1, एक्सेलरेशन A है तो T आ गया।
तो ये तेरा एक इक्वेशन बन गया, मतलब टी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? टी की वैल्यू। ठीक है, अब फॉर ब्लॉक M2, अब हमने M2 का क्या बनाना है? FBD बनाता है। तो हमने M2 को ले लिया, पीछे की तरफ टेंशन कितना? T1, आगे की तरफ टेंशन कितना मान लिया हमने बेटा? T2। तो देख, ध्यान देख, तो और ये जा कहाँ रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, तो मतलब कौन बड़ा है? T2 बड़ा है। किससे? T1। तो T2 माइनस क्या कर देंगे? T1। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। किस पर नेट फोर्स निकाला है सर? M2 पर निकाला है, तो M2 का मास, उसका एक्सेलरेशन, तो T2 माइनस T1। अब T1 की वैल्यू तू पहले से निकाल रखा है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। या पहले इन्होंने क्या किया है, इस T2 को उधर ले गए और इसको इधर ले आए। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर लिया, उसके बाद T1 की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? ए कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो ए कॉमन निकल रहा है, तो अपना क्या बचेगा? M1 प्लस M2A। ओके, और फिर ए की वैल्यू ये रखी है, तो ये आ जाएगा तेरा टेंशन। ठीक है, ठीक, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल ईजिली आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी? M3 की। तो M3 की बात करेंगे तो पीछे की तरफ टेंशन कितना काम कर रहा है? T2, और आगे की तरफ कितना काम कर रहा है? M3। तो इसका निकालना बड़ा इजी है। कैसे निकालोगे आप? देखो इधर, तो M3A नेट फोर्स इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, और T3 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यानी कि ये T2 कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, और T2 की वैल्यू ये दी है ऑलरेडी, तुम सॉल्व करोगे तो T3 तेरा F के बराबर ही आएगा, क्योंकि T3 कितना है तेरा? F है, तो उसकी वैल्यू F के बराबर ही होगी। सोचना ही नहीं है इसमें, तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, यानी कि नेट फोर्स जितना भी लगा रहे हो और मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ब्लॉक्स प्रॉब्लम है। इन ब्लॉक्स प्रॉब्लम में हमको क्या निकालना है? जैसे एक ब्लॉक ये है M1, M2, M3, हमने यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये फोर्स इसमें ट्रांसफर होकर किसको मिलेगा? M2 को मिलेगा। तो ये कॉन्टैक्ट इनका, यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट है बेटा, एक सेकेंड, यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट है, अरे यार, यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो ये F1 इसको मिला, और इसने इस पर जो फोर्स लगाया उसका नाम हमने रख दिया F1। फिर ये F1 ने इस पर जो फोर्स लगाया उसका नाम क्या रख दिया हमने? F2। और ये सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है, तो हमको निकालना है F2 कितना, F1 कितना, और हमने लगाया कितना? F। तो सबसे पहला काम ये है कि इस पूरे सिस्टम का आप एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है? वही जो सिंपल है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो मास कितनी है? M1, M2, M3, और F अपन क्या आ गया? M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है बेटा, अब तुम्हें फोर्स कैसे निकालना है? तुम कुछ नहीं करोगे, हमेशा उल्टा स्टार्ट करोगे। आप इस ब्लॉक को देखिए, किसको देखिए? इसको। इस पर कितना फोर्स निकालना है हमको? F2 निकालना। अच्छा, ये F2 कौन लगा रहा है सर? M2 लगा रहा है। F2 जो फोर्स है वो M3 पे लग रहा है, लेकिन किसकी वजह से लग रहा है? M2 की वजह से लग रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे फोर्स बाय सेकेंड बॉडी ऑन थर्ड। तो सेकेंड बॉडी ने थर्ड बॉडी पर फोर्स लगाया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो थर्ड बॉडी का मास कितना है? M3, और एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां पर रखेंगे। ये आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, आंसर आ गया बेटा। अच्छा, अब हम M2 पर निकालते हैं। उल्टा ही स्टार्ट करना है आपको, हमेशा कैसा स्टार्ट करना है? उल्टा। तो पहले M2 ने किस पर फोर्स लगाया? M3 पर, तो M3 पर फोर्स निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, मास इंटू एक्सेलरेशन से। सेम थिंग, फोर्स बाय फर्स्ट ऑन सेकेंड। तो फर्स्ट ने किस पर फोर्स लगाया साहब? फर्स्ट ने फोर्स लगाया सेकेंड पर, तो हम लिखेंगे F1 मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस फोर्स की वजह से ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों ही तो आगे जा रहे हैं, दोनों ही तो आगे जा रहे हैं, तो मास में M2 प्लस M3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? M2 प्लस M3, और मल्टीप्लाई में क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन तेरा सिस्टम का ये रख दीजिए, तेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। अगर 4 ब्लॉक होंगे तो हमेशा उल्टे से निकालोगे, लेकिन पीछे वाले ब्लॉक की तरफ जाओगे तो उनके मास क्या होते जाएंगे बेटा? ऐड होते जाएंगे। ठीक है, उनके मास क्या होते जाएंगे? ऐड होते चले जाएंगे, इनमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इस क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, साथ ही कनेक्टेड मोशन और उनके न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हैं। अब नेक्स्ट जो वन शॉट आने वाला है बेटा, उसमें आपका फ्रिक्शन में पूरा कवर करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको इसमें कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कवर करें। प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।